कंगना रनावत जब मुंह खोलती है तो हकती है, एंड आई डोंट लाइक दैट। जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। आई डोंट बिलीव इन नेपोटिज्म, देयर इज ऑल बकवास। अगर नेपोटिज्म आपको फिल्म इंडस्ट्री में दिखता है तो लॉयर्स के ऑफिस में क्यों नहीं दिखता, पन्निये की दुकान पे क्यों नहीं दिखता, डॉक्टर के क्लिनिक में क्यों नहीं दिखता, सिर्फ आपको फिल्म इंडस्ट्री में दिखता है। इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग हेडेड होने के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। मैं किसी की मैयत में जा रही हूँ और आप मुझे मिनी ड्रेस और ये रिवीलिंग मैं नहीं पहनूंगी। ज्यादा कोई बोले तो अरे यार तो बहुत ही पकाऊ है यार। स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आप चाय सर्व कर रहे हैं, तुम क्यों सर्व कर रही हो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में? मेरा तो एकदम फंडा क्लियर था, मुझे एक्टर बनना है, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पे एक्टर नहीं बनना है। Ma'am, I'm your big fan. I said, well, thank you. Ma'am, you know, I love the way you smoked in Gumrah. उसके बाद से मैंने भी शुरू कर दिया। My eyes opened up and I said, what are we doing? What is the film industry? It is a dream you're selling. It is an imagination. तो मैं आमिर खान को देखूं और सोचूं, हाय यही चीज जो वो हीरोइन के साथ कर रहा है मेरे साथ। शाहरुख खान को देखो, आय हाय मुझे उसने बाहों में पकड़ी है। अब आपको पता है कि वो शादीशुदा है। आज के रिश्ते जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। प्यार है लेकिन टाइम नहीं है, अटैचमेंट है लेकिन कमिटमेंट नहीं है। हर रिश्तों की अपनी एक कहानी होती है। ऐसे ही एक रिश्ते की कहानी के कुछ पन्नों को आज हम पलटेंगे। ये कहानी काफी अनफिल्टर्ड, अनस्क्रिप्टेड और बेबाक और बिंदास है। मैं हूं हीना कुमावत और आप देख रहे हैं मेरी सहेली का पॉडकास्ट, और इस समय मेरे साथ है कुनिका सदानंद जी। कुनिका जी वेलकम। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ कहानियां अनफिल्टर्ड होती हैं, अनस्क्रिप्टेड होती हैं, तो आप काफी बिंदास और बेबाक हैं, और आज से नहीं है, जब से आप इंडस्ट्री में आई तब से है। स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन होने के और बेबाक होने के कितने, अगर मैं कहूँ तो आपको चुकानी पड़ी कीमतें? बहुत ज्यादा, मगर मुझे उसका कोई गिला नहीं है। हमारे परवरिश में हमारे माँ बाप ने हमको अपना एक ओपिनियन रखना सिखाया, हमारे व्यूज क्या थे उसे रखना सिखाया, हमको ऐसे बनाया कि हमारे घर में ऐसा नहीं था कि लड़के और लड़कियां अलग हो। हम 3 बहनें थे और 2 भाई, और हम सबको एक ही ट्रीटमेंट। जैसे अगर संडे को लड़कों को टायर चेंज करना सिखा रहे हैं तो हमको भी करना पड़ता था। देयर वाज नो एंड ऐसा नहीं था कि लड़के लोग लेट आ सकते हैं, आपको जल्दी आना है। अगर स्ट्रीट लाइट ऑन हो गया और आप घर पे नहीं है तो चाहे वो लड़का हो घर का या लड़की, सबकी बैंड बजती थी। तो इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग हेडेड होने के कुछ, अगर मैं कहूँ, डिसएडवांटेज होते हैं। ऑफ कोर्स स्पेशली जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तब इतना फेमिनिन पावर नहीं था। विमेन वर हैड कम, आप देखिए फ्रॉम द टाइम, फ्रॉम जहानारा, अपने जो भी जितने भी मतलब शुरुआत से जो मतलब एरा था, तो उसमें हमेशा डोमिनेटिंग डायरेक्टर, हीरो, प्रोड्यूसर, फिर टेक्नीशियंस ऐसे होता था। तो ये सब चेंज बाद में हुआ जब फिल्म इंडस्ट्री की, मैं कहती हूँ ना, फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियां जब आई तो उसके बाद से सब चेंज हुए। आई एम थैंकफुल टू देम। तो जब मैं आई थी तभी भी ऐसा ही था। तो अगर कुछ ज्यादा कोई बोले तो अरे यार तो बहुत ही पकाऊ है यार ये। फिर जैसे मैं कुछ कपड़े पहनी हूँ, मैं बोले भाई ये ऐसे कपड़े क्यों पहनी हूँ, मैं एक डेथ सीन में जा रही हूँ। नहीं मैडम आप वैम्प है ना तो आपको। मैंने कहा नहीं, मैं किसी की मतलब मैयत में जा रही हूँ और आप मुझे मिनी ड्रेस और ये रिवीलिंग मैं नहीं पहनूंगी। तो ऐसी चीजें हुई हैं कि आपने कहते आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आप चाय सर्व कर रहे हैं, तुम क्यों सर्व कर रही हो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में? नहीं मैं नहीं करूंगी। ऐसा हुआ है, और ऐसे मैंने अपने आप आई पुट माय फुट डाउन। और एक टाइम था, पहले मैं स्मोक करती थी सेट पे, मैं वैसे मतलब शूट में, वैसे मुझे स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ड्रिंकिंग की मुझे आदत, मतलब एक आध ग्लास ऑफ वाइन वगैरह चलता है। तो मैं वैम्प है ना तो उसको सिगरेट पीना है, एंड मैं उसको स्मोक करती थी ना, तो मैं उसके बाद टूथब्रश गरारे वरारे करते, आई हेटेड द स्मेल एंड आई यूज्ड टू कॉफ। तो एक दिन मैं सफाया कॉलेज गई एज अ गेस्ट, एंड इट्स अ गर्ल्स कॉलेज। There was one girl who was 17 or 18 years old running after me, because वो देते ना कि भाई आपको ये लोग संभालेंगे, these are the guests को संभालने के लिए 4-5 लड़कियों का हो या एक स्टूडेंट्स का टीम। तो बाद में मुझे आके बोली कि मैम आई एम योर बिग फैन। आई सेड थैंक यू। मैम यू नो आई लव द वे यू स्मोक्ड इन गुमराह। उसके बाद से मैंने भी शुरू कर दिया। My eyes opened up and I said, what are we doing? And that day I was going to a set and I told the director, he said, आपके हाथ में ऐसे सिगरेट? मैंने कहा नहीं, सिगरेट तो नहीं पकड़ूंगी मैं।
नहीं नहीं मैम आपको पकड़ना। मैंने कहा ये किसने कहा कि वैम्प्स को सिगरेट पकड़ना है, कहाँ लिखा है ये? मैंने कहा नहीं आज से वैम्प नहीं, ये वैम्प नहीं पकड़ेगी। एंड आई decided and that day and thankfully on the set Jitendra ji was there and he said यार सही तो बोल रही है, यहाँ पे बैठे हम लोग सब बात हुई तो उसको सिगरेट क्यों पकड़ना है? सो ऐसे करके मैंने उस दिन से सिगरेट सेट पे मतलब सीन में पकड़ना शुरू बंद कर दिया एंड बिकॉज इट वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जितेंद्र कपूर जी ने आपका साथ दिया. Yes, because he was there. He was the senior most on the set. It was his film. And I think it was, if I'm not mistaken, Do Mat Wale. I'm not sure, but हाँ. आपने जैसे कहा कि टर्म्स एंड कंडीशन पे अपने काम करती थी. जी बिल्कुल. मुश्किल है, आज की हीरोइनें भी अपने टर्म्स कंडीशन पे काम नहीं कर पाती. नहीं बिल्कुल मेरा तो एकदम फंडा क्लियर था. मुझे जैसे मुझे एक्टर बनना है लेकिन मुझे किसी भी कीमत पे एक्टर नहीं बनना है. अच्छा. कुछ लोग होते हैं ना मुझे किसी भी कीमत से बनना है, ये हासिल कुछ भी करनी जरूरत नहीं भाई. मेरे दायरे हैं, मेरे कुछ अपब्रिंगिंग के हिसाब से, मेरे खुद के अपने पर्सनालिटी के हिसाब से या खुद की अपनी सोच जो मैं अपने बारे में जो विजन है मेरा उसके मतलब मैं वैम्प के रोल करूंगी बिकॉज उस टाइम हीरोइन का रोल किसी ने मुझे दिया नहीं. मेरे पास ना कोई गॉडफादर था उन दिनों में. गॉडफादर्स होना बहुत जरूरी था और मैं ये लंबी चौड़ी सब हीरोज छोटे थे हाइट में तो बोले कि आप वैम्प का रोल करिए. सो ऐसे चलो कुछ तो काम मिला है. आई एम रेडी टू डू द वैम्प क्योंकि समबडी हैज टू डू द वैम्प. कहते हैं ना कि घर के टॉयलेट को किसी को तो साफ करना होता है, तो अगर हम घर के टॉयलेट को साफ करेंगे तो घर साफ रहेगा. सो सिमिलरली वैम्प के रोल करेंगे तो हीरोइन का इमेज ज्यादा बेटर होगा. विलेन अगर स्ट्रांग होगा तो हीरो भी स्ट्रांग होगा. So that's fine, but I will do it only this. You cannot expect कि अरे तुम शूटिंग के बाद आ जाना शाम को ना सुनने. जो भी मैंने अगर कभी भी किसी रिश्ते में पड़ी हूँ तो वो मेरी मर्जी से हुई है और वो इस ऐसे इंसान से नहीं हुई जिसने मेरा करियर को फर्दर किया है कभी, बल्कि पीछे ही चला गया करियर. तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि हीरो से लंबी है आप, कई हीरो से लंबी है. तो कभी ऐसा हुआ किसी हीरो को कॉम्प्लेक्स हुआ हो? नहीं हीरोज तो दे नो द फिल्म सेल्स ऑन देम. हीरोइंस को या दूसरे एक्टर्स को कभी कभी ऐसा हो यार मेरे को 6 इंची दे दो, 6 इंच पे खड़े होके फिर ऐसे भी हुआ है कि मेरे साथ जब सीन होता है तो कई अब अमरीश पुरी जी वगैरह सब विलन्स काफी टॉल हो गया, लेकिन कभी ऐसा होता था कि भाई हीरो का और मेरा अगर क्लोज शॉट लगा हुआ है या ओवर द शोल्डर लगा है तो उसमें कभी उनको 6 इंच का पाटला देना पड़ता था, हीरोइन को भी कभी. तो कभी किसी हीरोइन ने आपसे आपके साथ काम करने के लिए मना किया क्योंकि आप इतनी ग्लैमरस दिखती है? नहीं कभी नहीं. आई डोंट थिंक उस टाइम पे हीरोइंस की इतनी चलती भी थी, लेकिन हाँ मुझे एक दो बार कपड़े चेंज करवाए या हेयर स्टाइल चेंज करवाया ऐसा हुआ है. तो इनसिक्योरिटीज तब भी थी. एंड आई अंडरस्टैंड दैट बिकॉज दे हैव एन इमेज ऑल्सो कि भाई हम अगर इससे तो लोग उसको देखेंगे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि जब मैं स्क्रीन पे रहती थी, फ्रेम में रहती थी तो मुझे लोग देखते ही थे एंड दैट इज ऊपर वाली की ब्लेसिंग एंड माँ बाप के जो आशीर्वाद है. तो इसकी वजह से कभी कोई फिल्म खोनी पड़ी क्योंकि मैं हीरोइन से ज्यादा सुंदर दिख रही थी? मैंने कुछ फिल्में मुझे नहीं मिली क्योंकि जो रोल था वो बहुत ग्लैमरस रोल नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा रोल था. और लेकिन उसमें उनको चाहिए था मिडिल क्लास लुकिंग वुमन या थोड़ी सी डार्क कम्प्लेक्शन हो. लेकिन वो भी मैंने भ्रम तोड़ा लोगों का. मैंने एक फिल्म की थी, हालांकि वो अच्छी तरह से रिलीज नहीं हुई, लेकिन बहुत मजा आया था करते वक्त. एक फिल्म थी भूरी जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स पे. उसमें मैंने सबसे पहले तो हम गांव में रहे. मैंने कहा नहीं मैं गांव में रहूंगी. अच्छा. और गांव में जैसे क्योंकि अगर मैं वो रोल कर रही हूँ तो मुझे एहसास होना चाहिए कि सुबह सुबह बाथरूम जाने के लिए क्या होता है. यू गेट दैट. सो आई स्टेड इन द गांव एंड मैंने अपने फेस को, अपने पूरी बॉडी को डार्क मेकअप किया. मतलब आई वॉज नॉट दिस कलर एंड इट वॉज अ वेरी नाइस रोल. इसलिए मैंने किया. हमारे डायरेक्टर थे जसवीर भाटी साहब. तो मैंने जब उन्होंने मुझे रोल दिया मैंने कहा आपने मेरे बारे में सोचा कैसे, क्योंकि लोग तो कभी ऐसे सोचते नहीं मेरे बारे में. दे थिंक ओनली ऑफ ग्लैमरस रोल्स. तो इसलिए मैं मुझे पता है आप उसको कर पाएंगे. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. देन देयर वाज अनदर फिल्म बिजॉय नाम्बियार के साथ मैंने की. वो फिल्म बनने वाली थी, फिर बाद में आई थिंक कोविड की वजह से वो सीरीज बन गई. इट वाज कॉल्ड तैश. तैश में क्या था कि एक छोटा सा 4-5 दिन का मतलब सीन्स का रोल था.
हाँ, हम लोग लंदन में शूटिंग हमने की। तो उस वक़्त मुझे उन्होंने बोलते हैं ना जो अमृत चखिया जो सरदारनियाँ होती हैं, नो मेकअप यस। एंड टर्बन बाँधा हुआ वैसा। तो आई वाज़ लाइक आई टोल्ड विजय सर आई सेड विजय सर आप वेरी नाइस कि आप आउट ऑफ द बॉक्स आपने सोचा। तो ऐसे आई डोंट थिंक एनी हीरोइन हैज़ थ्रोन मी आउट ऑफ अ फ़िल्म, इतनी तो मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ। फिर रियल लाइफ। बट हाँ, फ़िल्में नहीं मिली हैं मुझे कई बिकॉज़ आई वाज़ टू ग्लैमरस। ओके। कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि जैसे समझो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, आयुष्मान खुराना है एक्टर और मुझे उसकी माँ का रोल करना है। हाँ। तो देव से मैम आप नहीं लगती हैं उनकी माँ को। मैंने कहा फिर यार किसी और को ले लो जो मेरा बेटा दिखे। ऐसा हुआ है। आपने कहा कि आपने बहुत सारे भ्रम तोड़े हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो आपने जब पीक पर थे फिर आपने एक टीवी सीरियल में स्वाभिमान में 18 साल के बच्चे की माँ का रोल कर लिया। तो आपने खुद को भी बहुत चैलेंज किया कि नहीं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने मुझसे। मैं एक्चुअली ना मोहरा करके एक फ़िल्म थी जिसमें मैंने लास्ट जो मतलब ऐसे ऐसे कपड़े शॉर्ट कपड़े पहनना एंड ऑल दैट आई वाज़ गेटिंग फेड अप कि हर बार वही वैम वही ये वही दिस थिंग एंड वही शॉर्ट कपड़े पहन के वही लो नेक आई वाज़ सेइंग यार आई एम एन एक्टर आई कैन डू बेटर एंड मुझे कभी-कभी फ़िल्में देखती थी मैं तो यार ये रोल तो मैं भी कर सकती थी इट वाज़ लाइक दैट। सो जब मुझे पता चला कि शोभा डे ने कहानी मतलब एक सीरीज लिखा है और भट्ट साहब उसमें हैं और अमित खन्ना सर खन्ना जी इट वाज कॉल्ड प्लस चैनल एट दैट टाइम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं उस टाइम भट्ट साहब के साथ गुमराह की शूटिंग करी थी शायद। तो मैंने बोला भट्ट साहब मुझे बोला है नहीं अरे पागल हो तुम हाउ कैन यू दिस यू आर नॉट दैट्स द मदर ऑफ 18 ईयर एंड दैट टाइम जेन्युइनली आई हैड अ 16-year-old child. So I didn't look because I was married very young and I had a child बहुत कम उम्र में। तो मैंने कहा but sir I have a child and let me do it. He said you see take your risk because otherwise you'll ruin your career. Glamorous has got a longer life and all. I said नहीं सर मुझे आप प्लीज एक टेस्ट तो करिए। तो मैंने टेस्ट किया और मुझे याद है जब स्वाभिमान के पहला एपिसोड रिलीज हुआ तो बहुत बड़ा उस टाइम तो बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते थे प्रेस आती थी मीडिया पूरा। तो जब हुआ तो मुझे किसी जर्नलिस्ट से बोला कि मैडम आपने तो माँ का रोल करके अपने करियर को बर्बाद कर दिया आप तो ग्लैमरस जानी जाती। मैंने कहा मैं माँ के रोल में भी ग्लैमरस दिखूंगी आपको डोंट वरी साड़ीज में भी ड्रेसेस में भी और एक्चुअली दिखी भी थी उसमें। लेकिन मैं आई विल प्रूव यू रॉन्ग आपकी बिंदिया। हाँ आपको पता है इधर ही सांता क्रूज में हसनाबाद लेन में एक बिंदी शॉप है जहाँ से मैं बिंदी लेती थी और मैं मिक्स एंड मैच करती थी। अच्छा। जब स्वाभिमान रिलीज हुआ उसके बाद वो हसनाबाद लेन में जो बिंदी वाला था वो कहता मैडम आपकी बिंदी के लिए हमको ऑर्डर आता है अब आपके देख के हम बिंदियां बनाते हैं। सो वेरी नाइस यस इट वाज अ सुपर हिट सीरीज ओवरनाइट हम लोग सब स्टार्स बन गए सेक्शन ओरिएंटेड वुमेन ओरिएंटेड और एकदम आउट ऑफ द मतलब ऑफ उस टाइम के आउट ऑफ द लीग एब्सोल्युटली। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क था जो आपको बहुत अप्रिशिएट भी किया गया बहुत अवार्ड्स भी मिले आपको उसके लिए। हाँ नहीं स्वाभिमान को मिले बेसिकली और हमको रिकग्नाइज किया गया यस उस टाइम टीवी सीरियल्स अवार्ड्स नहीं होते थे टीवी सीरियल्स अच्छा। बट रिकग्निशन बहुत मिला। आज भी हम किसी रिमोट फॉरेन कंट्री में भी जाते तो वहाँ कोई स्टूडेंट्स है या कोई इंडियंस जो बसे हुए जिन्होंने स्वाभिमान देखा है आज भी हमको बोलते हैं आपका स्वाभिमान सीरियल बहुत अच्छा था। अभी इंटरनेट पे भी अभी आई थिंक इंस्टाग्राम वगैरह पे भी वो पोस्ट करते हैं तो लोग बहुत उसको अप्रिशिएट करते हैं। कुनिका जी मैंने देखा है कि आपने बहुत सारी मल्टी जो स्टार कास्ट वाली फिल्में होते हैं उसमें किया है काम। उस टाइम ऐसे ही बनते थे। हाँ और तब ज्यादा बनती थी अब तो हालांकि वो ट्रेंड धीरे धीरे खत्म भी होता जा रहा है। तो क्या Because the producers can't afford so many stars. नहीं और हालांकि अब रिसेंट जब सलमान से मुलाकात हुई उनके बर्थडे पे तो ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि एक्टर्स ही अपने आप में इनसिक्योर हो गए हैं पहले इतनी इनसिक्योरिटीज थी ही नहीं एक दूसरे को हम सब प्रमोट करते थे मैंने शाहरुख के साथ काम किया लेकिन आज आप बोल अब एक अंदाज अपना अपना बना के दिखाओ आज की तारीख कह रहे कि आज के एक्टर्स जो न्यू जनरेशन है जो बिल्कुल उनको चाहिए कि मेरा अकेले का स्क्रीन स्पेस रहे। तो कैट फाइट जो एक शब्द उसी जनरेशन से निकला जब आप काम करते थे तो आपने अपने सामने वो कैट फाइट देखी है बाल नोचते हुए ईसे को धक्का देते हुए ऐसी किसी हीरोइनों के बीच में? मैंने कभी नहीं देखा एंड ऑनेस्टली आई फील हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो क्वाइट क्लासी एंड अच्छा ये सब नहीं देखा मैंने पढ़ा जरूर था एंड आई रिमेम्बर देयर वाज अ
journalist called Devi. Okay. She passed away, I think. She used to write about all this, you know, and उसका वो कैट की तरह ही आता था, उसका स्टारडस्ट में लिखती थी शायद वो। तो लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने ये देखा कि कुछ एक्टर्स थे जो गॉसिप सप्लाई करते थे, और मुझे पता हो, मुझे लगा मैं इस सेट पे हूँ, ऐसा ऐसा किसी ने नहीं बोला, लेकिन ये नेक्स्ट नेक्स्ट हफ्ते स्टारडस्ट में छप गया। या तो मैंने फिर बाद में लिंक बनाया कि ये कौन बंदा, उसका नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो आज भी एक्टिंग कर रहे हैं। वो इन्फॉर्म करते थे जर्नलिस्ट को, और शायद उसके बदले में जर्नलिस्ट उनके बारे में भी थोड़ा लिख देते थे। तो ये कैट फाइट शब्द कहाँ से निकल गया फिर, जब ऐसी होती ही नहीं थी चीजें तो? वो तो होता है कि भाई देयर टू बी लाइक यू नो दिस, ये एंगल लगा है तो ऐसे इशारों से कैमरामैन को बुलाया है कि उनका ये ऐसे ऐसे प्लीज चेंज कर दीजिए, ऐसे करके, यू नो आई हैव सीन दैट ऐसे डिस्क्रीटली, बट आई हैव नेवर सीन अ कैट फाइट। वो हम साथ साथ में तो बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन सोचो, लेकिन मैं आपको बोलती हूँ ना, ये चाहे वो हमारे देश में जो हो रहा है, चाहे सेट पे जो होता है, वो हमेशा ऊपर वाले लीडर के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे जो ऊपर वाले लीडर जो थे ना, और ये आई एम टॉकिंग अबाउट अ कास्ट जिसमें मोर देन 25 वेल नोन एक्टर्स, यस एंड सच अ बिग सेटअप। सूरज बरजात्या जी एंड राजकुमार बरजात्या जी, द वे दे वुड टॉक टू पीपल देमसेल्व्स, उस सेट के का माहौल ऐसा था, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं। स्पॉट बॉय को भी बुलाना तो आपको सिर्फ देखना पड़ता, सब खड़े होते थे, कौन, यस मैम बताइए, इट्स लाइक दैट। सो हाउ कैन देयर बी एनी, एंड देयर वाज नो, एंड सूरज जी वाज इज वेरी फर्म इन अ वेरी स्वीट वे, कि वो उसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर है उनका। तो आई थिंक दैट मेक्स डिफरेंस। वहाँ के जो जो सबसे जो लीडर ऑफ द, जो कैप्टन ऑफ द शिप होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आपने बहुत वैम्प के किरदार किए, मतलब डोरे डालने वाली हीरो के, जैसे कि आपने बोला लो नेक पहनने वाली, तो रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि औरतों को लगता था कि भैया वही अच्छे और वही पतियों को बचा के रखो? ओह यस, ऐसा भी होता था कि मुझे ये हाई क्लास पार्टीज जो उस टाइम मुझे हाई सोसाइटी पार्टीज, उसमें इनवाइट किया जाता था फॉर अ ग्लैमर, यू नो, क्वोशंट, बिकॉज आई वाज दिस न्यू हॉट थिंग इन टाउन। बट जैसे मैं वो पार्टीज में जाती थी, तो अगर कोई आके, मतलब कोई आदमी ड्रिंक बना रहा है अपना से बार पे खड़ा है, तो मैं उधर निकल, मैम बोला कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, यू नो, ऐसे, तो इमीडिएटली उनकी वाइफ ऐसे जैसे हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंच जाती थी। एंड आई वाज लाइक, उस टाइम मुझे नहीं रियलाइज हुआ, बाद में फिर खैर आई स्टॉप गोइंग टू दोस पार्टीज आल्सो, बिकॉज़ देन इट वाज यू रियलाइज कि आप इसलिए इनवाइटेड हैं बिकॉज़ आप एक ग्लैमरस सेक्सी हॉट वुमन है, इट्स नॉट बिकॉज़ हु यू आर, आई मीन नॉट बिकॉज़ हु यू आर इनसाइड। सो इट्स दैट दोस पार्टीज स्टॉप्ड इन यू नो इंटरेस्टिंग मी। तो इंडस्ट्री की पार्टी में भी ऐसा कभी आपके साथ हुआ? नहीं, और इंडस्ट्री की पार्टी तो मैं उसको मेरी यू टर्न पार्टी कहती थी। अच्छा, हालांकि ये वाले हाई सोशल सोसाइटी वाले भी यू टर्न पार्टीज होते थे मेरे। तो आई वुड टेल माय सिस्टर हु टू स्टे विथ मी दैट आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ यू टर्न पार्टी। तो यू टर्न मींस अंदर गए, हेलो हेलो हाय 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 हाय, आउट। वाह, व्हाट अ नाइस वर्ड। फोटो दिख गए, लोगों ने मुझे देखा, प्रेस वाले ने फोटो लिया और मैं आउट। तो प्रोड्यूसर से, अरे आप कब चली गई, कब, यू नो, इट्स लाइक दैट। आई मतलब एक्चुअली ना उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि people were they were very genuine of course, but parties was only कि hobnobbing या प्रेस के लिए हम लोग हैं वहाँ पे। जो क्लोज इंटीमेट पार्टीज तो वो तो घरों में ही होती थी हाँ। लोगों की। आपने एक बात बोली अभी कि मुझे बाद में ये रियलाइज हुआ कि मुझे इसलिए बुलाते थे क्योंकि मैं हॉट हूँ, ग्लैमरस हूँ, ये इसलिए नहीं कि मैं कौन हूँ। पता है हमारी इंडस्ट्री में एक चीज जो फीमेल एक्ट्रेसेस काफी समय से स्ट्रगल कर रही हैं, जो मुझे लगता है अभी भी उतना खत्म नहीं हुआ, फीमेल एक्ट्रेस को एक प्रॉप की तरह यूज किया जाता है। Not मतलब enough. बहुत सुंदर दिख रही हैं, डांस कराया, आइटम नंबर कराया, तो वो दौर आपको कहीं बदलता हुआ दिखा? हाँ, नाउ आई फील दिस इज डेफिनेटली बेटर रोल्स। मुझे तो स्वाभिमान में दिखा, क्योंकि शांति वाज अ सीरीज, शांति वाज आल्सो अ सीरीज, वहां पे भी था। तो चेंजेस हुआ, एंड देयर वाज आर्ट सिनेमा जिसमें इट वाज, जो अब तो खैर आर्ट और उसमें हम लोग कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, बिकॉज वेब सीरीज में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं। लेकिन यस, अर्लियर इट वाज अ प्रॉप, एंड यू नो सरप्राइजिंगली एक दौर था 90s का जब ये प्रॉप की तरह यूज होने लगी हीरोइंस।
लेकिन आप पहले की फिल्में देखिए तो कितना उनके मीटी रोल्स होते हैं। सुजाता देखिए, आप मदर इंडिया देखिए, बहुत सडनली वो ट्रांजिशन ऐसा हो गया भाई। एंड देन आज हम लोग सेक्सी हॉट बोलते हैं ना, उस वक्त कोई प्रेस वाला भी नहीं बोलता था आपको, क्योंकि अगर बोलता है टू बी कंसिडर्ड अ वर्ड व्हिच इज नॉट टू बी स्पोकन, एंड आई वुड गेट वेरी ऑफेंडेड कि आपने ऐसे कैसे बोला मुझे, you know, like that. A lot of people, आज तो people sell themselves with that tag. यस, तो आज आपको कोई सेक्सी हॉट बोले तो हाँ, आज मुझे आज भी 25, 30, 35 साल के लड़कों का प्रपोजल आता है, मैं बोलती भाई माफ कर दे। रिश्ते कुछ ऐसे ही हो गए हैं, पता नहीं, थोड़े से क्या बोलते हैं, बेजान से सिर्फ नाम बेजान से नहीं, ठोस नहीं है। हाँ हाँ अब आजकल ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि दे हैव बिकम, इंस्टा वाले रिश्ते हो गए अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इंस्टा नहीं, मेरी नजर से नजर मिलती थी इवन कॉर्पोरेट हाउसेस में जो इंस्टा पे नहीं रहते हैं लोग, टॉप लेवल के जो सीईओज हैं या उनकी भी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, लॉट ऑफ मैरिजेस आर फेलिंग, डिवोर्सेस हो रही हैं। अब इट्स बिकम द नॉर्म। हाँ, मुझे याद है जब मेरा डिवोर्स हुआ था तो मैं तो ऐसे ही, मतलब आई यूज्ड टू फील कि मैं मुझ में कुछ कमी है, मतलब कुछ कमजोरी का एहसास होता था। इतनी खूबसूरत और इतनी Yes, डिपेंडेंट हो I गई। suffered from an inferiority complex for many years of my life. Many years. Because I used to feel कि नहीं, मैं लोगों को डरती थी, लोगों के सामने, प्रेस के सामने आने के लिए भी, कहीं कोई सवाल तो नहीं पूछ लेगा मेरी शादी के बारे में या मेरे बच्चे के बारे में। तो आई वाज वेरी स्कैर्ड। मैं इसीलिए हीरोइन के लिए मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता नहीं हीरोइन बनूंगी तो फिर पता नहीं जब पास्ट को ये लोग उजागर करेंगे फिर मेरे बच्चे के ऊपर क्या असर होगा। सो दैट हैज बीन अ बिग रोड ब्लॉक फॉर मी। I was very scared to take decisions which would be probably जो मुझे ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते, लेकिन मैंने नहीं नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ भैया, जब जैसे चल रहा है, समतल जमीन है और कुछ उबड़ खाबड़ नहीं है ना, कुछ there's no ripples. I was very insecure for many years. तो रिश्ते बहुत मायने मतलब रोल एक अदा करते हैं आपके रिलेशनशिप For me, yes, relationships are very important. चाहे वो दोस्ती के हो, चाहे भाई बहन के हो, माँ बाप के हो, चाहे सासू माँ बहू के हो, चाहे पति के पत्नी के हो, चाहे लवर के हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लगता है कि जो आपके साथ अर्ली मैरिज हुई उसकी वजह से शायद आप क्योंकि एक मैच्योरिटी के बाद अगर आप शादी करती तो शायद डिफिकल्टीज को हैंडल करने में खुद को हैंडल करने में 100%। इजी होता। देखिए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ और हमेशा ताली दो हाथ से बजती है। अगर मैं मेच्योर होती शायद मैं मेच्योरिटी से उसको हैंडल कर पाती। अगर सही वक्त पे शादी, इसलिए मैं कहती हूँ लड़कियों को, लोगों को लड़कियों की शादी या लड़कों की भी शादी एक 25 के बाद ही करनी चाहिए। हमारे यहाँ पे स्पेशली इन मारवाड़ी एंड गुजराती कम्युनिटी वो 16-17 में ही लड़का देखना शुरू करते हैं, नहीं नहीं लड़की शादी करके जाएगी तो so maturity is very important and I feel I wish if I was older I would have definitely handled my first marriage more maturely. कई बार ऐसा होता है कि एक ही इंडस्ट्री से हो तो शायद आपके काम को समझ पाते हैं, आपको समझ पाते हैं। तो जब आपकी फर्स्ट मैरिज फेल हुई तो आपने सोचा सेकंड मैरिज में सेम इंडस्ट्री मेरी फर्स्ट मैरिज में हस्बैंड डिस्ट्रीब्यूटर थे, अच्छा राज कपूर साहब के डिस्ट्रीब्यूटर, ओके वेरी बिग डिस्ट्रीब्यूटर। तो भी आपके काम को नहीं मतलब नहीं, उस टाइम में सपोर्ट उस टाइम मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी। मैंने एक्टिंग तो late शादी शुरू डिवोर्स होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद मैंने, यस इसलिए तो मैं डरती थी ना कि किसी को पता चलेगा तो मेरे बच्चे के ऊपर क्या असर होगा मेरे। So I was scared about that. Also, my father was never happy about कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन किया है, एंड हमारे फैमिली में सब एकदम फिल्म इंडस्ट्री से परे, मतलब दे वर नेवर एक्सपोज टू फिल्म इंडस्ट्री, एयरफोर्स ऑफिसर्स फैमिली, ना मेरे भाई बहन किसी ने। तो मुझे वो भी रहता था कि नहीं नहीं ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हो तो अच्छा है, डैडी और गुस्सा हो जाएंगे, लाइक दैट। सो लॉट ऑफ थिंग्स हम नहीं जानते कि हम अपने बच्चों को किस तरह से कंडीशन करते हैं अननोइंगली, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन उनको प्रोटेक्ट करने के बजाय, प्रोटेक्ट तो होते हैं शायद थोड़ा बहुत, लेकिन प्रोटेक्ट के साथ साथ उनके दिमाग में कितने स्टिग्मास हम लोग डाल देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट पेरेंट्स से, हाउ दे बिहेव इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन, एंड नो पेरेंट डज रॉन्ग टुवर्ड्स देयर चाइल्ड। कोई पेरेंटिंग मैनुअल नहीं आ सकता कि भाई आपको पेरेंट है, आपको ऐसा 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 करना है, बिकॉज हर बच्चा एक अलग इंडिविजुअल है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेरेंट्स जो है ना, सबसे पहले वो मेच्योर हो बच्चा पैदा करने से पहले,
दे शुड हैव डेल्ट विद देयर ओन इनर डीमंस, मतलब उनके अंदर के जो राक्षस हैं उनसे वो उनका संहार करके वो खुद मैच्योर हुए हैं, तभी बनने चाहिए पेरेंट्स। तो सिंगल पेरेंटिंग बहुत मुश्किल रहती है। यस, चैलेंजेस रहे बट इट वाज अ ब्यूटीफुल मतलब जर्नी। पहले बेटे का तो मैंने सिंगल पेरेंटिंग नहीं किया, मेरे साथ नहीं था, लेकिन सेकंड चाइल्ड 40 दिन का था। अब तो ये कहानी सबको पता चल गया है, सो आई मीन आई डोंट वांट टू बी रिपीटेड टू मच, बट 40 डेज का था, अमेरिका से आई थी, उसके बाद वापस काम पे लग गई। आई वाज ब्रेस्ट फीडिंग हिम, तो वो भी एक चैलेंज था, लेकिन मेरे मम्मी और मेरी बहन जो है, सबसे छोटी बहन, वो मेरे साथ थे एंड दे वर हेल्पिंग इन माय होल फैमिली आल्सो वाज वेरी सपोर्टिव। बट जो अंदर के जो उनका जो इमोशनल डर है ना, वो मुझे बहुत, मैंने कई साल आपको बताऊं कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं ना, बड़े बड़े पॉलिसीज खरीदे कि मैं मर गई तो मेरे बेटे को क्या होगा, क्या होगा। पहला वाला बेटा तो मुझे पता ही है, फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, और उसके तो मतलब मारवाड़ी फैमिली उनके पास था, लेकिन इस लड़के का क्या। तो मैंने कई साल टर्म इंश्योरेंस, मतलब साल में होता है ना, आप 50 लाख का ले लो तो आपको कुछ हो गया तो मतलब एवरी ईयर यू आर पुटिंग इन सो मच मनी, अंटिल मेरा जो बड़ा बेटा है उसने मुझे समझाया कि आप क्यों करो, मैंने नहीं नहीं कुछ। हाँ, उसने समय वो मेरे से, वो बड़ा बेटा आज मतलब मेरे छोटे बेटे से 17 साल बड़ा है, और मेरे से भी 17 साल छोटा है। तो क्योंकि मैं 17.5 में वो पैदा हुआ था, सो ही सारे टेलिंग मी, मॉम क्या कर रहे हो इतना। देन थोड़ा धीरे धीरे डर निकला, और फिर ये भी होता था कि अगर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाई, या मतलब कुछ नहीं करवाना, मतलब सिंपल खाना पीना रहना कपड़ा अगर नहीं दे पाई, तो क्या इसके साथ इंसाफ होगा, क्या मैंने इंसाफ किया है, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, थिंग्स लाइक दैट। सेल्फ डाउट बहुत रहता है, और नॉट ओनली औरतों में, मर्दों में तो मुझे लगता है और ज्यादा मुश्किल होता है पेरेंटिंग, सिंगल पेरेंटिंग, बिकॉज men are taught from the time they are born that women are those, that strength जिसके साथ उसको आप रिलाई कर सकते हैं, जो आपकी संगिनी बन के आपकी जिंदगी के उतार चढ़ाव में आपका साथ देगी। जब वो संगिनी उनकी लाइफ से हट जाती है, तब उनको, बिकॉज चाइल्डहुड से माँ बहन सबको देखा है उन्होंने, बहुत कम लड़कों को हम इंडिपेंडेंट बनाते हैं, तो अपने कपड़े भी ठीक करो तुम, मैं खुद अपने घर में अपने भाइयों के कपबोर्ड साफ करती थी, नॉट दैट कि उनको मना किया गया था, लेकिन मैं, नहीं 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 तुम मत करो, मैं करूंगी, मैं करूंगी, बिकॉज दैट इज आवर कंडीशनिंग। सो आई थिंक फॉर मेन इट इज इवन मोर डिफिकल्ट, एंड फॉर दोज वुमेन जिनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो कि भाई नहीं नहीं, अब तुम्हारे तो मकसद ही शादी करना है और बच्चे पैदा करना है, पति की सेवा करना, उनके लिए भी तकलीफ होती है। हमने मेंटल कंडीशनिंग जिनकी की होगी जैसे, and so I feel, because I know that one or two single parent men की जो लड़कियां थी उनकी, 3 लड़कियों को बड़ा किया, लेकिन उनके अंदर ये डर रहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की भटक जाए, या कुछ गलत हो जाए उसके बाद मैं कैसे, बाप की तरह एक होता है। अब तो खैर फादर्स भी अपने बच्चियों के साथ बहुत खुल के बात करते, विच इज वेरी गुड। सेक्स एजुकेशन भी कंफर्टेबली बोलते हैं। मैं तो अपने छोटे बेटे को 6 साल की उम्र में मैंने उसको सेक्स एजुकेशन समझाया कि क्या होता है, क्या जिम्मेदारी होती है एक आदमी की, एक लड़के की टुवर्ड्स द वुमन, कि you cannot just go and do something with a girl and think कि अच्छा बस मजे के लिए किया है, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, so things like that। तो जब आप ने दोबारा शुरुआत की 40 दिन के बेटे के साथ, तो इंडस्ट्री से छुपा के रखना पड़ा कि इस समय तो मैरिड होना, माँ नहीं ने नहीं, तब तक तो इंडस्ट्री चेंज हो, छुपाते थे। 25 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो तब तक तो काफी सब कुछ चेंज हो गया था। वेरी वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग राइटर्स एंड डायरेक्टर्स हैड स्टार्टेड कमिंग, दे वर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट, तो काफी तब तो चेंज हो गया था। तो अपॉर्चुनिटीज उतनी ही आपको दी है जितनी पहले थी। अपॉर्चुनिटीज का शादी से कोई संबंध नहीं है फिल्म इंडस्ट्री। मैं सोचती थी पहले, लेकिन कोई संबंध नहीं है उससे। आप अगर आज हम पहले बोलते थे, हाँ ये सोचा जाता था कि लड़कियां अगर शादी करेंगी तो हीरोइन नहीं बन सकती, या लोग उसको अलग नजर, भाभी की नजर से देखेंगे। ये इसीलिए लड़कियां, दिव्या भारती उसने अपनी शादी छुपाई, कई लोगों ने, आमिर खान ने, खैर आमिर खान तो हीरो, तो बिकॉज जैसे मैं पहले भी मैंने कहा है कई पॉडकास्ट में कि what is the film industry? It is a dream you are selling. It is an imagination.
तो मैं आमिर खान को देखूं और सोचूं हाय यही चीज जो वो हीरोइन के साथ कर रहा है मेरे साथ, शाहरुख खान को देखो आय हाय मुझे उसने बाहों में पकड़ी है। अब आपको पता है कि वो शादीशुदा है, तो कैसे आप इमेजिन करें, क्योंकि हमारा इंडियन एथिक्स जो है उस टाइम पे ऐसा अलाउ नहीं करता था। आज तो इतने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, हुकअप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आज शाहरुख खान देखिए ना शादीशुदा होके भी कितना सुपरस्टार है। हुकअप कल्चर पे आपने बात की, तो तब ये कितना एग्जिस्ट करता था और आज तो आपके सामने। आई डोंट थिंक उस टाइम ओनली फॉर सेक्सी हुकअप, जो मेरी समझ से है कि लोग बोर हो रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ओके चल यार आज हुकअप करते हैं, यू हैव वन लाइक वन फ्लिंग और व्हाटएवर, एक दिन का, उसके बाद नेक्स्ट डे सब नॉर्मल, कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो आई डोंट बिलीव इन दैट फर्स्ट वर्ड, क्योंकि मेरा एग्जिस्ट करता है आज तो। आज तो है, बहुत ओपनली है। उस टाइम पे तो नहीं करता था। उस टाइम पे तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम औरतें ऐसी होती थी कि जिसके साथ कोई रिश्ता होता जोंक की तरह उसको नहीं, आज भी मुझे लगता है औरतों की मेंटालिटी ऐसी नहीं ऐसी है, लेकिन जोक की तरह, नॉट इन अ बैड वे, कि भैया सब तुम है। मेरा तो ये मेंटालिटी होता था कि भाई अगर आप किसी के साथ फिजिकल हुए तो सबसे पहले तो आपको जर्नी तय करके उस मकाम पे पहुंचना है कि आप फिजिकल होने के लिए तैयार हुए। अब आप तैयार हुए तो यू शुड नो दैट दिस इज व्हाट यू आर डूइंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली यू एज अ वुमन, इवन द मैन शुड नो। सो इट्स अंडरस्टूड कि बहुत कमिटमेंट है, वरना ये सब कुछ मत करो। तो ऐसी सोच मेरी तब भी थी और आज भी है। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां, व्हाट नॉट ओनली लड़के लड़कियां, इवन 35 प्लस के लोग, दे वांट फन बिकॉज दे सो स्ट्रेस्ड आउट, रिश्तों के पर उनका भरोसा नहीं है। और फिर वो कंटेंट देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, फिर ऐसे ऐसी लड़कियां वीडियो डालती हैं, यू नो दिस थिंग, और लड़के भी डालते हैं अपना बॉडी बॉडी दिखाते वक्त। तो अब इन चीजों का कोई टैबू नहीं रहा। हमारे जमाने में ऐसा था कि अरे इफ यू गॉट टू नो कि समबडी इज हैविंग एन अफेयर विद समबडी, तो आप भी खुद मतलब बोलो मत, इट वाज लाइक दैट, यू नो। अब तो इट्स बिकम अ ग्रेट थिंग, समबडी आज किसी के हाथ पकड़ के कोई इंस्टा में फोटो डाल रहे हैं, आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, फिर 10 महीने बाद किसी और का, and it's considered normal, and this is the today's generation, which is, I think that's the way they want to live, but I don't I mean I can't do that. I mean not at 61 definitely, पहले भी नहीं कर सकते, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो पहले कहा जाता था कि आउटडोर शूट्स इसीलिए होते थे कि बाहर जाके बहुत सारे से वन नाइट स्टैंड वगैरह होता था, हुकअप होता था। हाँ ये सब होता था, लेकिन आउटडोर शूट्स इसलिए नहीं होते थे। अच्छा, हमने तो जो कहानियां सुनी है। हाँ, नहीं नो प्रॉब्लम, आई एम करेक्टिंग यू। आउटडोर शूट्स इसलिए होते थे क्योंकि उन दिनों में एक एक एक्टर 3-3 4-4 शिफ्ट करता था। उसके सेट पे, प्रोड्यूसर के सेट पे कम से कम 50 गेस्ट आते थे मिलने के लिए। गप्पे मार रहा है, अब वैन तो था नहीं, मेकअप रूम में बैठे हैं या कोई बाहर बैठ के सब चाय वाय पी रहे, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर वेट कर रहा है कि खत्म हो जाए तो चाय, खत्म हो जाए तो शॉट लें, एंड बड़ा रिलैक्स होके एटमोसफियर। पहली बार तो 200 करोड़ की फिल्में बनती नहीं थी, कॉर्पोरेट का फंडिंग होता नहीं था, सब अपना ही प्रोड्यूसर घर गिरवी रख के या जो भी है ऐसे फिल्में बनाते, तो फिर देयर वाज नथिंग लाइक यू नो कि ओ मेरा इंटरेस्ट चल रहा है या जो भी। एंड एटीट्यूड थोड़ा ऐसे ही था, रिलैक्स की। अब राज कपूर टाइम साहब के टाइम पे भी देखिए ना कैसे फिल्में बनती थी, पूरा पूरा यूनिट पिकनिक कर रहा है, बारबेक्यू हो रहा है, तंदूरी बन रही है, यू नो। सो आउटडोर शूट इसलिए होता था, उस टाइम आपके कब्जे में सारे एक्टर होते। अब सुबह से लेके सनराइज से लेके सनसेट या सनसेट के बाद भी आप काम कर सकते हैं, उनको कहीं जाना नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं, कोई गैस नहीं, तो इसे होते थे। हाँ, उसके बीच में अगर आप जब किसी के साथ इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, नॉर्मल इंसान भी जो एक्टर नहीं है, आप देखिए ना कॉर्पोरेट्स में ट्रिप्स पे जाते हैं, ऑफिस ट्रिप्स पे जाते हैं, वहां पे भी रोमांस हो जाता है। और नाउ द प्रॉब्लम विद टुडेज रोमांस इज दैट कि वो एक सिचुएशनशिप में है, सिचुएशन में है, आउटडोर पे है, ऑफिस की ट्रिप पे है, मस्ती हो गया, घर आए, आप अपने पति के पास, आप अपने पत्नी के पास और भूल गए, या आप अपने फैमिली में अगर आप सिंगल हैं तो जो भी, एंड यू कंटिन्यू योर वर्क, दैट इज अ सिचुएशनशिप। उस टाइम सिचुएशन से वो थोड़ा गहरा हो जाता था, मतलब आई थिंक बिकॉज दैट टाइम पीपल वुड टेक दीज थिंग्स मोर सीरियसली। नाउ इट्स नॉट कंसिडर्ड दैट सीरियस। इसलिए हीरोइन अपनी मदर्स को लेकर जाती थी आउटडोर। बाय द वे, मदर्स को ले जाने के साथ साथ भी उनका जो भी होना होता है, ऐसे मैं हीरोइंस को भी जानती हूँ, लेकिन मदर्स वर अ फ्रंट,
दिस हीरोइन इज सच अ प्योर पर्सन, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एक दिखाने के लिए कि मदर के साथ जाती है। गॉसिप नहीं हो या गॉसिप से एक सवाल मैं उस समय पूछना चाह रही थी जो मेरे ज़हन में बार-बार आ रहा है। आपको कभी किसी ने ऐसा खबरी बनाने की कोशिश की जिस जगह आप नहीं बहुत जन यू टेल मी व्हाट आई सेड बॉस इज माय फैमिली, डोंट एक्सपेक्ट मी टू टेल यू अबाउट माय फैमिली। एंड मैं कभी नहीं करती थी मुझे, क्योंकि मैं ये समझती थी कि मुझे जो समझाया था एज मेरे जो मेंटोर थे जिन्होंने मुझे बताया इंडस्ट्री में कैसे रहे, प्राण साहब, वो कहते थे कि जर्नलिस्ट को कभी ट्रस्ट मत करो, तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। एंड इफ यू नो प्राण साहब लेगेसी, मतलब ही हैज नेवर बीन समबडी हु इज बीन इन कंट्रोवर्सी ना, तो वो कहते थे कि नहीं बात मत करो ज्यादा जर्नलिस्ट से। तो आपने कभी खबरी बनना मतलब कोई खबर वैसे पहली बात तो मुझे चटकारे आते ही नहीं है ऐसी चीजों पे। कभी कोई खबर आपकी ही सेट से लीक हुई और आपने बोला अरे ये कब हुआ, मैं तो उसी दिन हाँ नहीं हाँ ऐसे पता चला कि हीरो हीरोइन का चक्कर चला है, बोले ये तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते सेट पे, क्या बात है, ये तो उधर बैठ के मुंह करती है, वो इधर बैठ के मुंह करता है। अब हाँ चल शॉर्ट बुला ले उनको, ऐसे यू नो लाइक दैट। सो आई यूज्ड टू से ये भाई अनबिलीवेबल, ऐसे कैसे कोई बिहेव कर सकता है, अगर इस तरह सेट पे बिहेव करो और आप बोले कि बंद दरवाजे के पीछे उनका कुछ। सो ऐसा बहुत बार हुआ है। या ऐसे भी कहानियां प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ मुक्का मुक्की, यू नो कब हुआ भाई ये मुक्का मुक्की? आपने बताया कि जो लड़कियां होती हैं खासकर वो एक बार कमिट हो जाए तो कमिटमेंट में विश्वास रखती हैं। लड़के भी उस टाइम ऐसे थे। They used to think of it as a responsibility. If they were in a physical relationship with somebody, then they would think it as a, क्योंकि कितने सारे हीरोइंस हैं जिनको काम मिलता था बिकॉज हीरो बोलता था नहीं नहीं इसको रोल मिलो, इसको इसको फिल्म दो। दैट वाज आल्सो लाइक अ कमिटमेंट। दे मेड श्योर दैट उनके करियर भी उनके साथ बढ़े। आप भोजपुरी इंडस्ट्री में भी ऐसा हुआ है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा हुआ है। ये तो काफी सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो गया कि अगर लड़का ना बनाई चाहता है तो हाँ मैं वही कह रही हूँ, तो तब ज्यादा प्रोग्रेसिव हुआ अभी से तो ज्यादा देर अगर मैं कहूँ। नहीं उसको आप प्रोग्रेसिव कहे या बोले कि कंड्यूसिव था या यू नो वेरी ह्यूमेन था। आजकल के समय में तो एक दूसरे का गला, अभी देखिए ना कल बाबिल का जो परसों ये हुआ, अब वो कुछ भी कवर अप करे, दैट बॉय इज इन स्ट्रेस। एंड व्हाट इज द स्ट्रेस फॉर? बिकॉज यू आर इन अ, आप इंडस्ट्री में है जहाँ पे सब कुछ फेक है और आप एक दूसरे का मतलब देना। मैंने सुना है कि यंगस्टर्स जो हीरोइंस हैं वो अपने डायरेक्टर को फोन करते हैं जब उनको उनकी खबरी ऐसे होते हैं जो बताते कि ये हीरोइन गई थी मिलने के लिए आज, ऐसा ऐसा कुछ वो रात को फोन करेंगे या फिर बोलेंगे कि कैन आई कम टू द ऑफिस, फिर उनको डिनर पे बुलाएंगे। आई एम नॉट सेइंग दे डू एनीथिंग फिजिकल बट आई एम सेइंग दैट दिस इज व्हाट दे डू। हमारे यहाँ पे ऐसे कभी नहीं हो, हमने कभी नहीं ऐसे सुना था। तो हमारे लिए तो डायरेक्टर वो समबडी की भैया वो बुलाएंगे तो जाना, मतलब at least I used to think like that and a lot of people who are my colleagues at that time. तो आपको लगता है नेपोटिज्म भी कहीं ना कहीं बहुत I don't believe in nepotism. There is all बकवास। अगर नेपोटिज्म आपको फिल्म इंडस्ट्री में दिखता है तो लॉयर्स के ऑफिस में क्यों नहीं दिखता, आपको उस बनिए की दुकान पे क्यों नहीं दिखता, आपको उस डॉक्टर के क्लिनिक में क्यों नहीं दिखता, सिर्फ आपको फिल्म इंडस्ट्री में दिखता है। कोई भी बच्चा अपने फादर का प्रोफेशन ले या उस इंडस्ट्री में आए जहाँ पे फादर या मदर है, अल्टीमेटली उसको तो पब्लिक अप्रूव करेगी ना। आपको सिर्फ एक फुट इन द डोर मिलता है, उसके बाद तो आप अगर घटिया काम करेंगे, आप अच्छे डॉक्टर नहीं होंगे, आप अच्छे वकील हो, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो और अगर मैंने जिंदगी भर खट खट के अपने आप को इस पोजीशन पे लाई हूँ, मेरा बेटा क्यों नहीं उसका वो करे? Only because I'm not a judge or not because just because I'm not a lawyer or just because I'm not a doctor, why should he cannot be advantaged with it? I don't believe in nepotism. It's a बकवास thing. ये सब अर्नब गोस्वामी और ये सब स्टूपिड चैनल्स का सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे उन्होंने अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए किया और उसके साथ साथ में कंगना रनावत जी ऐसे लोग आ गए जो अपना टुकुर टुकुर करने लगे। I don't believe in. I really feel it's a disservice to the film industry. आजकल के बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग कंगना को क्यों पसंद नहीं करते, वो भी तो स्ट्रॉन्ग हेडेड है। आप उसका नेचर देखिए ना, कभी किसके मुंह से कोई मीठी बात निकलती है क्या? जब देखो बकवास, जब देखो बकवास। शी इज ऑलवेज नेगेटिव। जिस इंडस्ट्री जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद करती है। इंडस्ट्री ने उसको इतने ऐसे हाथों पे उठा के हीरोइन बनाया। आप बाहर आउटसाइडर थे, आप आउटसाइडर की बात, आप भी तो आउटसाइडर थी ना, आपको मिला ना चांस। मैं आउटसाइडर थी, मुझे इंडस्ट्री ने भी अपने हाथों में उठा के, मैं कंप्लेन नहीं कर सकती।
मैं कौन हूँ भाई, क्यों आपको काम मिलना चाहिए? लेकिन मुझे मिला। इरफान खान आउटसाइडर नहीं था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आउटसाइडर नहीं था, शाहरुख खान नहीं था आउटसाइडर, कितने सारे लोग। सॉरी टू से बट कंगना रनावत जब मुंह खोलती है तो हकती है, एंड आई डोंट लाइक दैट, स्पेशली बिकॉज शी टॉक्स रबिश अगेंस्ट पीपल, एंड शी आज उसको पता चल रहा है पब्लिक लाइफ में आने के बाद कि बॉस पब्लिक की सेंसिटिविटी क्या है। इट्स नॉट इजी फॉर एज अ पार्लियामेंटेरियन, एंड शी इज नॉट गोइंग टू गेट। आप सोचते हैं आप डायरेक्टर को बीच फिल्म में से निकाल दिया, आप राइटर भी बनना चाहती है, डायरेक्टर भी बनना चाहती है, आप म्यूजिक डायरेक्टर भी बनना चाहती है। अरे सबका अपना अपना काम है, आपने हायर किया उनको, लेट देम डू देयर वर्क। पर ऐसा संजय जी के बारे में भी बोलते हैं, संजय लीला भंसाली के बारे में, कि वही भी म्यूजिक देते हैं, उनको ही सेट डिजाइन करना है, उनको ही डायरेक्शन। अरे भाई, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, यू आर एन एक्टर, यू वर्क एज एन एक्टर। ठीक है, चलो आपके पास पता नहीं फंडिंग कहाँ से आता है, इनके पास फिल्में बनाती रहती हैं और सारे फ्लॉपी होती हैं। आई मीन आई विश दे वर सक्सेसफुल बिकॉज आई रियली एडमायर्ड हर एज एन एक्ट्रेस, बट यू आर पुटिंग मनी, बट यू हायर्ड अ डायरेक्टर, आपने पैसे डाले। चलो मनी करने का में आपको कहीं से फंडिंग मिला, कहाँ से फंडिंग मिला वो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन मिला और आपको बार बार मिलता रहता है, तो आप उसको काम करने दो। लेकिन आपने आधी पिक्चर से ज्यादा करने के बाद उसको निकाल दिया फिल्म से, लोगों का नूल काट दिया। You know, it's because you're insecure. Talk about insecurity. This is what is insecurity. Sanjay Leela Bhansali sir is somebody, a director. आज मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैंने पूरा conceive, आमिर खान तारे जमीन पर, इस तरह की बात है। they conceive the whole thing and then they put their sweat into it and become an actor and see that this project gets okay. So if you have conceived the whole thing, then don't hire a director. खुद करो। संजय लीला बंसाली किसी को हायर करके निकालते तो नहीं है ना। पर एक बार आमिर के लिए बात आई थी जब तारे ज़मीं पर, अमोल गुप्ते की उन्होंने डायरेक्शन उन्होंने शुरू किया, फिर आमिर ने। Yes. I don't know the real story about it, but ऐसा हुआ था, and I feel sorry for Amol Gupte because, but ultimately, see the product, it turned out well. Which doesn't mean कि उसके साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो it was right. But somewhere Amol Gupte was making the film because of Amir Khan. हाँ। You are making the film because of Amir Khan. You brought the script to him. Now Amir Khan के साथ you know how he works. He's a perfectionist. आपको पता है किस तरह, तो आप पहले मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि ऐसा है। अगर उसने आपको सजेशंस दिया और आपको लगा कि नहीं मैं ये नहीं फॉलो, आई डोंट नो व्हाट इनसाइड स्टोरीज, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकली बात कर रही हूँ। तो अगर आमिर के सजेशन आपको नहीं पसंद आए, एक क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट हो सकता है जो भी है, मगर आप फिल्म छोड़ के चले गए या आपको निकाला गया, वो उसके अंदर की बात नहीं। बट आमिर खान वर्क्स इन अ सर्टेन वे। सलमान खान, ही लाइक्स टू सी व्हाट द डायलॉग्स आर, और जरूरत पड़े तो चेंज भी करते हैं सेट पे। he's lived in the writer's family for his longest time. Since he was born, he's seen writing and बड़े बड़े दिग्गज आए हैं, पोएट्री सुनी है, तो उनको अब लोग जो साइन करेंगे उनको दे शुड नो। अगर आप नहीं आते तो भैया आपको इंडस्ट्री में आपका क्या काम। मतलब मैं आप पे वो गुस्सा देख रही हूँ जब कभी डायरेक्टर को ऐसे निकाल दिया जाए। कभी आपके साथ फिल्म पे सेट करते, फिल्में करते हुए ऐसा हुआ कि फिल्म में डायरेक्टर चेंज हो गया, अचानक ही एक्टर चेंज हो गया, तो पूरा सेटअप कितना डिस्टर्ब हो जाता होगा? I have not witnessed something like that. No. उस टाइम पे इतना नहीं, ऐसा नहीं होता था भाई। डायरेक्टर अगर हायर, पहली बात तो डायरेक्टर जनरली प्रोड्यूसर ही होता था, उसी का घर गिरवी होता था, या उसने प्रोड्यूसर के साथ उससे थोड़ा पैसा डाला, उसने डाला, यू नो, इट्स वाज लाइक दैट अ लॉट ऑफ टाइम। बट आई हैव नॉट सीन एनी डायरेक्टर। अब काफी स्टेबल हो गई इंडस्ट्री, अब तो अगर फिल्में चली तो शेयर ले लेते हैं इतना प्रॉफिट में से, तो आपको लगता है वर्क पैटर्न बहुत बदला है? अब आपको लगता है इंडस्ट्री स्टेबल है आज? फिल्में तो कोई भी इतना अच्छा नहीं कर रही, लेकिन ये है कैसे कि जो बनती है उतना टेबल पे रिकवर हो जाता है राइट्स बेच के। इंटरनेट राइट्स वगैरह होता है। पहले देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री वाज वन टेरिटरी, आज म्यूजिक तो यूट्यूब पे आपको, स्पॉटिफाई पे सब मिल जाता है। फिल्में रिलीज होती हैं, सबको पता है कि 10 दिन बाद या 1 महीने बाद वो इंटरनेट पे आने वाला है, OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। तो लोग जाते नहीं, क्योंकि एक फिल्म की टिकट इतनी महंगी, पॉपकॉर्न इतना महंगा, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? बेरोजगारी अलग बढ़ रही है देश में, तो फिर इसीलिए डिप्रेशन हो रहा है। पहले फिल्म में एक आउटलेट होता था अपने आपकी थॉट्स के लिए, आपकी एंटरटेनमेंट होती थी, आपको भूल जाते थे थोड़े सालों के लिए, महीनों के लिए या थोड़े दिन के लिए अपना टेंशन। लेकिन अब टेंशन भुलाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री है नहीं,
क्योंकि फिल्म कितनी भी अच्छी आप फिल्म बनाएं, आपको अल्टीमेटली 500 रुपए की टिकट या 3 मैक्स लीस्ट से लीस्ट 300 की होती है। मुझे अकेले तो फिल्म जाना नहीं है, क्योंकि मैं एक फादर मतलब हेड ऑफ द फैमिली हूँ। मैं अकेले जाऊंगा तो ये कल्चर है ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री हमारे देश में। बीवी भी जाएगी, बच्चे भी जाएंगे, अगर बच्चे वाली फिल्म है तो कैसे खर्च करेगा आदमी। सो वी हैव फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट स्टेबल टुडे। आप 300 करोड़ की भले फिल्में बना लो, लेकिन रिकवरी कितनी होती है? 300 करोड़ डालो और 300 करोड़ मिले तो कैसे रिकवरी होगी? तो वो तो लागत आपकी वापस आ गई बस। और आई डोंट नो वेदर नंबर्स भी सही है कि नहीं, क्योंकि कई बार अपने स्टार स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी आपको फीडिंग करना पड़ता है। यस, कई बार प्रोड्यूसर्स खुद ही टिकटें खरीद लेते थे थिएटर्स की, ये भी सुना गया है। बिल्कुल। और मुझे तो कभी भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि मतलब कैश पैसा किसी इंडस्ट्री का आ रहा है इस इंडस्ट्री में और उसको वाइट करके वापस जा मतलब लॉस में दिखाया जा रहा है। ये भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब ब्लैक का वाइट वाइट हाँ, ऐसा भी हो सकता है, किसी को अपने ब्लैक का पैसा वाइट करना है तो बस चल मैं पैसे लगाता हूँ, मेरा नाम नहीं आना, तेरा नाम लगा दे, तू प्रोड्यूस करेगा, पैसे 300 करोड़ जाए कुछ, मेरा वाइट तो हो जाएगा। इसके पीछे आपको कारण क्या लगता है, जो स्टार्स की फीस बहुत हाइक हो चुकी है यार अपने शॉर्ट साथ लिव साथ? देयर करियर्स आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। पहले ऐसा होता था कि आपको, मैं आज बताइए, मैं 37 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैंने बीच में एक 12 साल का ब्रेक लिया पढ़ाई करने के लिए टू बिकम अ लॉयर, बट आज भी लोग मुझे जानते हैं, माय ऑडियंस जानती है। और मैं जहाँ थी एज अ वैम्प, आज भी मुझे पीपल नो मी एज वैम्प। आज तक हीरोइंस वैम्प बन गई है, लेकिन एज दैट टाइम वैम्प। आज का हीरो मुझे बताए उसका कितना लाइफ स्पैन है। ये जो जनरेशन है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ये आने वाला नहीं है दूसरा जनरेशन। दिस इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। अब ये फ्राइडे के फ्राइडे बरसाती मेंढक बन के आएंगे, एंड दैट्स द इनसिक्योरिटी। उस जब फिल्म चले, आपकी बिजनेस बन जाए, तो आप फटाफट एड्स करो, इन्फ्लुएंसर्स का वो करो या इवेंट्स करो, जितना बटोर सके आप बटोर। तो पैसा तो मिल रहा है लेकिन स्टारडम नहीं। आप स्टारडम खरीद तो नहीं सकते हैं। हाँ, आप काम अच्छा करेंगे, फिल्में अच्छी चूज करेंगे, हड़बड़ी में नहीं काम करेंगे तो हो सकता है, लेकिन ऑडियंस कहाँ है? ऑडियंस तो आपके घर पे, अपने घर पे बैठ के टीवी देख रही है। आपने अपने दौर में किसका स्टारडम ऐसा देखा जिसको देख के आपको लगा अमिताभ बच्चन। क्या स्टारडम है? आज भी है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार साहब, दिलीप जी। तो मैंने शाहरुख के साथ काम किया, लेकिन उस टाइम वो इतने बड़े स्टार नहीं थे, कोयला के बाद ही बने हैं। लेकिन मैंने जो भीड़ देखी है अनिल कपूर के लिए, बेटा की शूटिंग की टाइट है, आज भी अनिल कपूर देखिए ना कहाँ पे है। तो दिस आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ। संजय दत्त, ओह, मतलब क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो। सलमान खान, हम मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, एक तो हम साथ साथ है, उसके बाद एक वो थी चंद्रमुखी, जिसमें श्रीदेवी जी के साथ उन्हें, उसमें भी मतलब महबूब स्टूडियो में सेट लगा था, तो बाहर पुलिस बुलानी पड़ी। अब तो खैर गेट पे सिक्योरिटी है और बहुत स्ट्रिक्ट हो गया सब कुछ। कुनिका जी, आपने बताया कि इंस्टा पे आपको बहुत सारे रिश्ते आते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, यंग, बहुत यंग लड़के। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कल्चर है या इतने एज गैप वाला ट्रस्ट इश्यूज, इस पे आपने क्या मतलब आपने कभी उन लोगों से कभी बात करने की कोशिश की कि ट्रस्ट इश्यूज इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, पहले मैं ट्रस्ट इश्यूज को यू नो एड्रेस दैट। आज के ज़माने में क्योंकि ये सोशल मीडिया ये इतना वो फ्लिमजी हो गया है ना, हर एक इंसान उस पर है, अपने बारे, मैं भी हूँ उस पे, अपने बारे में बता रहा है, तो देयर इज नथिंग टू डिस्कवर। सेकेंडली, बिकॉज द फील्ड इतना ओपन है, आपको इतनी चॉइसेस हैं, तो कोई भी रिश्ते में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ट्रस्ट कम करते हैं, ये सोच के कि आज तो अभी तो मेरे साथ है, जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो पता नहीं किसके साथ चैट करती होगी। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील लव में इंसान को ऑथेंटिक होना चाहिए। डोंट वरी अबाउट बीइंग अट्रैक्टिव, बी ऑथेंटिक। एंड व्हेन यू हैव टू बी ऑथेंटिक, सबसे पहले आपको अपने आप से ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना पड़ेगा। आप बोलिए मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मैं तो सब कुछ, मैं ऑनेस्ट हूँ,
लेकिन आप अपने पति से ऑनेस्टली नहीं बात कर सकती, या आप अपनी गर्लफ्रेंड से ठीक से ऑनेस्टली नहीं बता सकती आपको क्या चाहिए, तो आप कैसे ऑनेस्ट इंसान है? जो इंसान खुद से ऑनेस्ट नहीं है, उसको क्या चाहिए? अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सोशल कंडीशनिंग, लड़की, इफ अ गर्ल वांट्स सेक्स, इफ शी एंजॉय सेक्स, शी कांट बी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर वो बोले मुझे सेक्स चाहिए, तो आदमी ने, अच्छा मेरे से पहले किस किस के साथ थी, इसको कितनी फॉरवर्ड है, ऐसा क्यों है? अरे उसकी भी बॉडी नीड्स है। अगर वो आपके साथ कह रही है, आपके साथ ऑनेस्ट, तो उसको रिस्पेक्ट करो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू बी ऑनेस्ट। जैसे आदमी ने कहा आपको कि भाई मैं चाहता हूँ, समझो एक ऐसा बैकग्राउंड का रिश्ता है जिसमें घर में अल्कोहल नहीं, नॉन वेज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आदमी के मन में ये है किंक की, यार मैं एक दिन ना, आई वांट टू हैव अ ड्रिंक विथ यू एंड देन लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस, यू नो। अब औरत, माय गॉड, मैं अल्कोहलिक से शादी कर, जाके अपनी माँ को बोला, मम्मी ये तो मेरे को शराब पिलाने बनाना चाहता है, मेरी, दैट इज स्टुपिडिटी। क्योंकि ही इज बीइंग ऑनेस्ट, ही वांट्स टू। अब आप नहीं करेंगी उनके साथ, या आदमी अगर वो, तो वो फिर वो सोचेगी या सोचेगा कि यार, बिकॉज उसके अंदर वो फील है, ही वांट्स टू। अगर आपसे कुछ ऐसी बात कह रहा है कि जो भैया एकदम अनएक्सेप्टेबल है, देन आई कैन अंडरस्टैंड। बट ऐसी चीजों को हम, ऑथेंटिक अगर इंसान है, आपको सच बता रहा है अपने बारे में, बहुत सारे लोग हैं जो पॉर्न देखते हैं, बीवी नहीं होगी तो देखेंगे, बॉयफ्रेंड नहीं होगा या हस्बैंड नहीं होगा तो देखेंगे। अरे साथ में देखो, साथ में देखेंगे तो आपको पता है पॉर्न का असर अलग होता है। आप अकेले देखेंगे तो आप उस इमेजिनेशन में उस औरत को देखेंगे या उस आदमी को देखेंगे, लेकिन जब आप साथ में देखेंगे तो यू विल थिंक इट विल हैव अ डिफरेंट इफेक्ट ऑन योर माइंड। लेकिन अगर कोई आदमी बोले मैं पॉर्न देखता हूँ, तो औरत एकदम छुप के अगर देखे तो पकड़ लेगी, तो ऑब्वियसली झगड़ा होगा। बट इफ यू हैव डिसाइडेड टू कम टुगेदर एज अ कपल, तो आपको ये देखना होगा कि ये भी परफेक्ट नहीं है, आप भी परफेक्ट नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। एंड ऑथेंटिसिटी को हजम करने के लिए अंदर का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके मैंने वापस भी कम बैक टू द सेम थिंग कि मेच्योरिटी के बाद। अब मेच्योरिटी का ये मतलब नहीं आप किसी हो गए, आप मेच्योर हो गए। मेच्योरिटी का मतलब है यू मस्ट सी द वर्ल्ड, यू मस्ट सी, आपको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, दुनिया को देखो, लोगों से बात करो, चाहे आपके दोस्त हैं, आप, तो दैट इज हाउ रीड, रीडिंग हेल्प्स अ लॉट। दैट इज अबाउट ट्रस्ट इश्यूज, सो व्हिच इज व्हाई द ट्रस्ट इश्यूज इज देयर, बिकॉज बुफे लगा हुआ है मार्केट में, और आपको लगता है कि मैं नहीं तो दूसरे के पास चले जाएंगे, या वो लड़की सोचती, बोलती है तू नहीं तो और सही, इट्स लाइक दैट, यू नो। अब कमिंग टू द एल्डरली वुमन एंड यंगर मैन, सो अ लॉट ऑफ, पहली बात तो हमारे जो हिंदू मतलब संस्कृति है, जो माइथोलॉजी थी ना, वो शुरू से औरतें जो होती थी, चाहे वो कृष्ण की राधा हो या वो सब आदमियों से बड़ी होती थी, चाहे शिव पार्वती का भी हो। तो 2-3 साल हमेशा औरतें बड़ी होती थी। आप अगर प्रॉफिट मोहम्मद का देखो, तो उनकी बीवी जो थी वो 40 साल की थी, और वो 20 या 21 साल की थी, जो उनकी जो पत्नी थी। तो why is it like that? The older the woman gets, the more mature she is, and physically also child bearing वगैरह। इसीलिए इस तरह से लड़की बड़ी हो थोड़ा 1-2 साल, बिल्कुल प्रॉब्लम है। आज भी लोग शादी करते हैं इन दो ट्रेडिशनल घरों में, कि औरतें 2-3 साल बड़ी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कंसिडर, जो लोग सचमुच का जानते हैं हमारे हिंदू संस्कृति को, तो बिकॉज चाइल्ड बेयरिंग ज़्यादा आसान होता है, लड़की मेच्योर होती है मेंटली, बहुत और भी स्टेबल होती है। लड़के लोग लेट मेच्योर होते हैं। लड़के तब मेच्योर होते हैं जब, या तो आजकल के लड़के, माय सन, मेरा छोटा बेटा 25 साल का है, इज वेरी मेच्योर, बिकॉज वो सिंगल पेरेंट मेरे साथ बड़ा हुआ है, तो हमने उसको एक अलग, लेकिन बहुत सारे लड़के नहीं होते मेच्योर। सो लड़के मेच्योर जनरली तब मैंने देखा है होते हैं जब साइकाइट्रिस्ट के अग्री करे ही नहीं करे, बच्चे पैदा होने के बाद, जब बाप की जिम्मेदारी उन पर आती है, तब वो एक दूसरे नजर नहीं, तो तब तक वो दे मम्माज बॉय, या बहन के लाडले, या यू नो दोस्तों का, यारों का यार, या यू पति का ये हस्बैंड जो उसके सामने टशन करेगा। जब बच्चे पैदा होते हैं, जब वो बाप बनते हैं, तब वो मेच्योर होते हैं, तब तक औरत ऑलरेडी मेच्योर हो चुकी थी। नाउ व्हाट इज द अट्रैक्शन?
ओल्डर वुमेन का अट्रैक्शन क्या होता है, जो कि हम आज के ज़माने में भी देख रहे हैं। लड़कों के लिए सबसे पहले आई थिंक टुडेज बॉयज आर फेड अप। कहाँ गए थे, लोकेशन भेजो, सेल्फी भेजो, कौन सी जगह पे हो, किससे बात कर रहे हो, उसका मैसेज क्यों है। लड़के नहीं करते, ऐसा नहीं लड़के नहीं करते। तो बट लड़की जो है वो एल्डर, वो मैन के साथ अगर रिश्ता करेगी तो बहुत ही एल्डर होगा तब, नॉट समबडी हु इज लाइक 5-10 years. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मेच्योरिटी। तो ये होता है। सेकेंडली, लड़कियां इतनी इनसिक्योर होती हैं क्योंकि वो खुद, उनको लगता है कि भाई इतने सारे हमको मैसेजेस आते हैं फोन पे, तो सोचो इसको कितने आते होंगे। ये है। दूसरा, आज की तारीख में एक 35 साल का लड़का भी अपने करियर को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जो यंग लड़की होती है ना, उसको एक्सपेक्ट करती है आप उसको घुमाएंगे, गिफ्ट देंगे, अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे। वो लड़का अफोर्ड नहीं कर पाता है, कर भी पाता है तो कभी करता है, नहीं तो बाकी उसके पास वो कमजोरी का एहसास होता है। अगर लड़की मेच्योर नहीं होगी तो वो यही एक्सपेक्ट करेगी। तो ओल्डर वुमन डजंट नीड ऑल दिस फ्रॉम यू। ओल्डर वुमन इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। या तो उसको कोई डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं है, तो वो अट्रैक्टिव लगता है आदमी, बिकॉज उधर उसको कोई बोझ नहीं है कि अरे बाप रे मुझे ये सब। अब रहा सवाल कि होना क्या चाहिए मेरे हिसाब से, मुझसे अगर आप पूछे कि मैं क्या, मुझे बहुत सारे ऐसे हाँ वही आपसे एक्सपीरियंस, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं। मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ भी भेज देते हैं, कुंडली भी भेज देते हैं, फिर मुझे अपनी पूरी कहानी भी टाइप करके या वॉइस नोट से भेज के बोलते हैं मेरी ऐसी थी, मैं शादी हुई थी, अब मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको संभालूंगा, आप मेरी क्वीन है आप। तो मैं उनसे पूछती कि भाई तुमने अपनी शादी क्यों नहीं संभाली, अगर आप एक औरत को इतनी इज्जत देते हैं। सो द थिंग इज, आई फील देयर इज नो हार्म बीइंग विद एन ओल्डर, विद अ यंगर बॉय। बट मेरे कुछ माइंड में ब्लॉक्स हैं कि एक बेटा मेरा 42 साल का है, एक बेटा मेरा 25 साल का है, तो ये दोनों एज ग्रुप तो चले गए। अब जो भी होगा 42 के ऊपर ही होना चाहिए या फिर 50 का होना चाहिए। आज मैं 61 की हूँ, तो 50 का होगा तो चलो आई कैन कंसिडर दैट ओके। बट आई हैव दिस इशू बिकॉज आई हैव ओल्डर सन, आई हैव अ यंगर सन हु इज also not me, is 25. So now my children tell me, मैंने एक दो बार अपने छोटे बेटे से बात की ऐसे, मैंने उसको दिखाया भी, देखो कैसे कैसे मैसेज आया, देखो ये। तो वो मुझे कहता है मम्मा व्हाई यू कंडीशन लाइक दिस, इट्स ओके, दिस इज हाउ दे थिंक, दिस इट्स फाइन, आई मीन इफ दैट्स। आई सेड नो नो नो, हाउ कैन बी व्हाट, अगर कभी मिलाऊंगी तो बोले ये तो मेरा बेटा है और उसी की उम्र का लड़का, यू नो। एंड आई आल्सो हैव अ थिंग कि if I have to have a man in my life, what is he bringing to the table in terms of my life? I'm not saying कि पैसा क्या ला रहा है, ऐसा नहीं। हाँ क्या वो एनहांस कर रहा है मेरी लाइफ को, चाहे मेंटली हो, चाहे एजुकेशन उसका ऐसा हो, या मुझे उसका विजन ऐसा हो, या उसके सपने ऐसे हो जो मेरे सपनों में या तो मेल खाते हों और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। क्या वो उसको मेरी पोजीशन से कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है, बिकॉज I'm just out there in the world, everywhere, from all over the world, people know who I am. So what about his, usko, will he be comfortable? Like Nina Gupta ji has a husband who's a doctor. उनकी जो सेकंड शादी हुई है, तो that man is, you can see when he's with her, he's so comfortable कि भाई आप अपनी ग्लोरी में रहिए और मैं खड़ा हूँ पीछे आपके। ये होता है मर्द मेरे हिसाब से, ऐसे कम मर्द होते हैं। मैं तो बोलती हूँ, एक मेरी सहेली थी, मैं इसको बोलती हूँ तू बहुत लकी है। हम लोग जब पार्टी करते थे ना, तो उसके हस्बैंड को पीने का बहुत शौक था, लेकिन जिस दिन उसको पीना होता था ना, वो नहीं पीता था। तो मैं बोली क्या बात है यार, तू आज पी नहीं रहा? नहीं, आज हमारी मैडम मस्ती में के मूड में है, पीने तो उनका, मैं संभालने के लिए हूँ ना। सो आई यूज्ड टू से कि कमाल है, इट्स लाइक तू डर मैं हूँ, इट्स लाइक दैट, यू नो, you feel fearless to feel fear. Yeah. I'm there standing there. And that's the kind of man I feel, because my father was like that. And so for me, being with a younger man is not an option, first of all. But you say never. Kabhi bhi bolte na, don't challenge the universe. But yes, this is the reason why men are wanting older women. And because I said there are some men who are ready to get married also.
दे से कि भाई हम शादी भी करने को तैयार हो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, अरे क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है ना। एक बार मैंने ऐसे बोला भी उसके मैसेज पे हाँ। कि क्या फ्यूचर, आप इसका फ्यूचर क्या है? अरे मैम फ्यूचर क्या है, मैं शादी करूँ आपसे। आप, मैंने कहा अच्छा, आपकी मम्मी की उम्र क्या है? तो पता चला मम्मी की उम्र 70 साल की है, तो मैं मम्मी से 9 साल छोटी हूँ। But there is a friend of mine who's married a man who's 20 years younger than her. Lovely man. Oh. And she is probably now 72. She got married 10 years, 12 years back. And the mother-in-law, जो उनकी सास है, इतनी अच्छी पटती है इन दोनों में, और वो वही रिस्पेक्ट देती है जो सास को। और सास उसको एकदम, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि हम लोग घर में जब बहू आती है छोटी उम्र की, तो उसके से गुड्डा गुड्डी का जैसा होता है ना, हम उसको गुड़िया की तरह ट्रीट करते हैं, वो वैसी करती है। कभी उसको हेयर ड्रायर भेज रही है, या कभी उसको शैम्पूज भेज रही है, या कुछ फेस क्रीम भेज रही है, या फिर ज्वेलरी भेज रही है। शी इज सेम द वे शी वुड डू विथ एनी वुमन हु इज ऑफ हर सन्स एज, बट फॉर दैट यू नीड लॉट ऑफ मैच्योरिटी, बहुत मैच्योरिटी। सच में। पर आप एक एग्जांपल सेट कर सकती हैं, बहुत सारी जगह कर, क्योंकि इंडस्ट्री में देखा जाए तो दिलीप जी, सायरा जी की मैं बात करूं, मैं पूरी पुरानी कपल सैफ और अमृता, लेकिन इसमें फीमेल अमृता और सैफ की बात करूं तो अमृता बड़ी थी सैफ से, पर अगर कहा जाए तो शादी नहीं टिकी, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है। हाँ, हाँ, मुझे तो लगता है फिर हो सकता है सैफ इमेच्योर था। हाँ, I mean, like, we can't blame anybody, but yeah, खैर we don't have, हमारे, it's not our place to comment on anybody's personal life, but yes, but the thing is that मेरा एक और इशू है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि now I'm spent, बोलते हैं ना, इमोशनली मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती। I mean, मुझे एक ब्रेकअप से उभरने के लिए बहुत साल लगते हैं, आपने बताया ये बात। बहुत साल लगते हैं। इनफैक्ट मैं इस वक्त भी एक ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ से मैं मतलब निकालने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप, बिकॉज आई हैड अ रिलेशनशिप एंड विच नोबडी न्यू अबाउट, बट इट्स वेरी टफ, एंड बहुत आपको अंदर से स्ट्रेंथ गैदर करना पड़ता है, रोज अपने आप को समझाना पड़ता है रोज। अच्छा, इसमें क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल टर्न टू अल्कोहलिज्म, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नो, एक रिश्ता ऐसा था जब मैं एकदम सन्यासी बनना चाहती थी, सब कपड़े जला दिए थे सब। क्या बात कर, Then yes, I was all wanting to be a सन्यासी। जब मुझे मेरे फैमिली ने मना किया, फिर I started drinking, and then this time I said no, I have children, I have grandchildren, I have my own life, जो अब मिस्टेक्स नहीं हो सकती। जवानी में आपने किया, कर लिया, अब नहीं। So मतलब I held myself together like that, but it's still very tough. ये बहुत अच्छी बात है कोनिका जी कि आपका प्यार से विश्वास नहीं गया, और आप I love जब ये बात बोली कि अभी में रिलेशनशिप में थी जिससे निकलने की कोशिश कर रही हो, तो इतने ब्रेकअप के बाद भी प्यार पे विश्वास नहीं गया, कैसे पॉसिबल था आपके लिए? पहली बात तो मैं कभी दूसरे इंसान को ब्लेम नहीं करती हूँ। फिर मूव ऑन कैसे होती है? क्योंकि यही आज की जनरेशन तो ब्लेम गेम करके मूव ऑन। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आप चाहे आप बाहर से मूव ऑन हो सकते हैं, लेकिन अंदर तो आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपने भी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से रिश्ता नहीं काम किया। दूसरी बात, मैं ये विश्वास रखती हूँ कि हर एक इंसान आपकी लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आता है। आपका जो पिछले जन्म का प्रारब्ध है, आपके कर्मों का, या जो चीजें आपकी सोल को सीखना होता है, तो मैं तो थैंक यू बोलती हूँ उन लोगों को। और रिश्ता टूटने के बाद भी जब कभी बात होती है, मैं बोलती हूँ, या मैसेज पे बात होती है, तो मैं बोलती हूँ मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, बल्कि मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ, आपने इतने साल मेरा साथ दिया और मुझे अपने आप को जानने की और आपका मौका दिया, क्योंकि हर रिश्ते में आप अपने आप को और जानते हैं। अच्छा, ये चीज मुझे इरिटेट करती है, इस चीज से मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, अच्छा इससे मेरा रिएक्शन ऐसे होता है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई से, आप किसी और को ब्लेम करके मूव ऑन करेंगे तो आप सबसे पहले अपने आप को गाली देंगे कि आप इतने साल कर क्या रही थी अगर उस आदमी में इतनी कमियां थी। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, आई फील दैट गेटिंग ओवर रिलेशनशिप फॉर मी इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैं अपने आप को 2000% झोंक देती हूँ हर रिश्ते में। तो अगर मैं आपको आज बोलूं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपसे क्या गलतियां हुई लाइफ में, आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ 1 हफ्ता 10 दिन पहले ही मैंने डिस्कवर किया कि मेरा ओपिनियन अपने बारे में इतना कभी सिक्योर नहीं था। मैं हमेशा डरी हुई रहती थी, और डरी हुई रहने की वजह से मैं उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती थी जो मुझे
एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते थे, बिकॉज मेरे दिल में मेरे फादर फिगर का बहुत बड़ा इम्प्रेशन है। और मुझे हमेशा ही लगता था कि डैडी अगर नहीं है, अगर फादर नहीं होंगे, तो कोई तो होना चाहिए फादर की तरह जो मुझे संभाले। एंड इसीलिए शायद मैंने हमेशा अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लोगों के साथ रिश्ते में रही हूँ। सो आई जस्ट डिस्कवर्ड दिस नाउ बिकॉज आई एम डूइंग सम वर्क, हीलिंग वर्क, एंड आई फील एवरीबडी, सबको करना चाहिए, अपने अंदर झांको। हम बोलते हैं अरे तुमने ये कहा मैं ट्रिगर हो गई, या तुमने ये कहा तो मुझे गुस्सा है। झांको कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है उस बात से। ऐसी कोई जीने मरने का सवाल नहीं था, लेकिन आपने उस छोटी सी बात को क्यों, यू हैव टू फिगर दैट आउट। और वही मैं धीरे धीरे फिगर आउट कर रही हूँ। एंड इट्स नॉट ईजी बिकॉज यू रीलिव, आप रीलिव करते हो सारे मोमेंट्स को। उससे कभी कभी आप 5 कदम पीछे चले जाते हो, आपको लगता है यार टूटना नहीं चाहिए था यार, चलो एक दूसरे के साथ वापस मिल जाते हैं। फिर आपको वो सारी चीजें याद आती कि जिसकी वजह से आपने तोड़ा था। और अपने बारे में मुझे एक और चीज रियलाइज हुआ कि मैं हमेशा रिश्तों से भागी हूँ। कभी किसी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मतलब चाहे कितने भी ऊपर नीचे हो, मैंने डिसीजन लिया। अच्छा, चाहे वो मेरी शादी हो, चाहे वो सानू जी के साथ रिश्ता हो, मैंने कहा कि बस हो गया। तो फिर तो ये आपका खुद पे कॉन्फिडेंस हुआ ना कि मैं कर लूंगी, कुछ भी संभाल लूंगी। यही तो है, जो इंसान को अबैंडनमेंट का डर रहता है, जब उसको लगता है कि दूसरा इंसान उस पर इतना निर्भर है, उसको सफोकेट कर रहा है, तो वो डर जाता है। क्योंकि उसको चाहिए, अबैंडनमेंट का जिसको डर होता है उसको चाहिए कि कोई नहीं आए, ये मेरी दुनिया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अब यहाँ देखते कि ये हमारी दुनिया में घुस गया है, अब कुछ गड़बड़ होगा तो क्या होगा, मेरी दुनिया बिखर जाएगी, तो आप दूर रहो। तो इट इज नॉट कॉन्फिडेंस, इट इज फियर। जो लड़के लोग या लड़की लोग सोचते हैं कि मैं तो तुमको प्यार करती हूँ भाभी सोना, तुमने क्यों नहीं बताया, तुम कहाँ थे, इस पे भी गुस्सा हो गए, नहीं। वो लड़की आपके ऊपर या लड़का आपके ऊपर इसलिए आपको सफोकेट करता है क्योंकि उसकी वो नीड है, वो एक एंग्शियस पर्सनैलिटी है। उसको लगता है कि वो ये नहीं करेगा या नहीं करेगी तो हो सकता है कि ये छूट जाए मुझसे, तो वो पकड़ने का ग्रिप मतलब वो करते हैं। और यहाँ जो इंसान पकड़ से डरता है वो भाग जाता है। And generally these two attract each other generally, and I have attracted always this kind of person, always a possessive man, always a shakky man, always because inside me I want somebody to want me. But when that person starts wanting me and coming closer to me, I feel scared. What if he leaves me? इससे अच्छा है बंद ही कर दो मर्जी पे। ओह, आपकी फिलॉसफी बहुत ही, मतलब जो एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ आई है वो वाकई में सोचने पे मजबूर करती है कि ये इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। और मैं आपको बोलती हूँ, आज से जितने भी कपल्स हैं, मैं आपको कह रही हूँ, अगर वो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, देखते हैं, तो प्लीज एनालाइज कीजिए। उस वक्त आप ये देखिए कि मेरी अंदर की जो चाका, जो चाइल्ड है, उसको क्या फील कर रहा है। इसने, मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला, या मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा बोला, या गर्लफ्रेंड ने ऐसा बोला, या वाइफ ने ऐसा बोला, मैं क्यों रिएक्ट हूँ, क्या फील कर रहा है, मुझे क्या अंदर भी महसूस, डर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, किस बात की एंग्जाइटी हो रही है, पैसे नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, मैं कौन सा एक्सपीरियंस ऐसा था जो मैंने चाइल्डहुड में देखा, या जो मेरा मतलब बचपन का था, तो बचपन तो चला गया, अब तो मैं बड़ी हूँ, तो मैं हैंडल कर सकती हूँ, अब क्यों डर रही हूँ। ये बातें आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। कनिका जी, आप बहुत बिंदास होकर बातें करती हैं, और आपने बताया तुम, आपका जो बेटा है 25 साल का, जब वो आपकी ये सारी बातें सुनता है, आपके पास्ट के बारे में सुनता है, तो उसे कुछ इनसिक्योरिटीज या कुछ डर, या लगता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी मेरे के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में? नहीं, छोटे बेटे को तो बिल्कुल नहीं है। बड़े बेटे को हो सकता है बिकॉज ही हैज, उसकी उनकी बच्चियां हैं, उनका सब ससुराल है, जो भी है। छोटा बेटा मेरे साथ बड़ा हुआ है ना, मैं भी उसके साथ ग्रो हुई हूँ। तो एक दिन ऐसी ये कुछ पॉडकास्ट वगैरह जब आए, पहले पहले जब शुरू हुआ था, जब रिलीज होने लगे, तो मैंने उसको ऐसे बोला, मैंने कहा करण देखो ये ऐसे ऐसे ना, इसलिए बोला माय गॉड आई एम सो शॉक्ड दैट यू कुड से दिस और समथिंग। तो ही सेड, मॉम, लॉट्स ऑफ पीपल आर शॉक्ड बाय यू। सो बट यस, आई हैव टू, आई फील दैट एक जिम्मेदारी तो है मेरी मेरे बच्चों के प्रति, उनके, मेरे समधियों के प्रति, मेरे एक्स हस्बैंड्स के प्रति, उनकी जो दूसरी वाइफ्स हैं उनके बच्चों के प्रति, बिकॉज वो ये मेरा पूरा कुनबा है जिसको मैं कहती हूँ।
तो बट वन थिंग आई मस्ट थैंक देम कि वो मुझे अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बात करने से किसी ने कभी मुझे रोका नहीं, बल्कि मेरे दोनों एक्स हस्बैंड्स ने मुझे फ़ोन करके कहा जब पॉडकास्ट देखा। मेरी मेरी जो फर्स्ट हस्बैंड की जो वाइफ है, सेकंड वाइफ है, उनका मैसेज आया। तो इट्स लाइक दे हैव अलाउड मी दैट दिस थिंग। आई नो सम पीपल हु आर फेमिनिस्ट will say, what do you mean by allowed me? No, but no matter what, they're connected. A family is connected, and that's my family. मेरे भाई बहनों ने कभी भी नहीं कहा। सानू जी की तरफ से कोई रिएक्शन जब आपने इतनी बातें कही या सानू जी की तरफ से उनकी वाइफ का मैसेज आया था, थैंक यू वेरी मच, बिकॉज किसी ने सानू जी का कोई पहलू सामने नहीं रखा था। सबने उनको विलेन बनाया था, जबकि वो थे नहीं विलेन। अपने बच्चों को जब वो छोड़े थे तो वो बहुत सफर किया उन्होंने, जब वो शादी से निकले थे। सो दैट वाज एंड ही सफर्ड अ लॉट मेंटली। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि लड़कियों का ही इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। ये भी एक और जरूरी है। यस, मैंने आपके सुना था, मैं भी बहुत सरप्राइज। नहीं, आदमियों को क्यों नहीं दर्द ही नहीं होता। किसने कहा? रोने का क्यों नहीं हक है? मैं तो, आप मानेंगे नहीं, मेरा जो छोटा बेटा, मैं, क्योंकि बड़ा तो मैंने आपको कहा कि उनकी सेकंड मदर ने उनको पाला था, लेकिन छोटा बेटा जब करीब 9-10 साल का होता, आई शाउटेड एट हिम। उसको पहली बार तो पसंद था किसी के सामने मैं शाउट करूं। तो हमारा एक पैक्ट था कि जब भी कुछ बोलना हो तो मैं उसको बोलती थी कम इन टू द रूम। फिर मैं अंदर वो रूम में आता था, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगा आपने ऐसे किया, प्लीज आगे से। एक दिन उसने मुझे बुलाया, मम्मा प्लीज कम इन टू द रूम, मेरी तो हालत खराब हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा था जब मैंने उसको डांटा और उसको बहुत बुरा लगा। मुझे दिख रहा था कि वो ही वाज वेरी अपसेट, लेकिन माँ के सामने वो चू नहीं करता है वो बच्चा। He is very respectful and I'm blessed to have 2 good children, but this one तो ज्यादा ही माँ भक्त है। तो मुझे लग रहा था कि वो मुझसे बहुत नाराज है। आई थिंक मैंने उसको रोका होगा कहीं खेलने के लिए, या तो मैंने कहा आपको रोने का मन कर रहा है? यस। तो cry. No. I said why? Cry. I'm not a sissy boy. I said cry. Now you will cry in front of me, I said. Because I wanted him to feel it's okay to cry. Yeah. Just because you're a boy doesn't mean you can't cry. And that's so sad. आज आप देखो कितने आदमी सुसाइड कर रहे हैं, कौन समझ रहा है उनको? लोग बोलते हैं कि आप विमेन के लिए मैं बोल, अरे विमेन, sorry to say, but laws are loaded against the men. Women have laws which are for them, but who's answering the men's problems? And I have a touchwood, a very bindas relationship. Even my granddaughters and all, they know कि दादी is like this. मैंने सुना है कि मेरी जो ग्रैंडडॉटर है, एक बार स्कूल में किसी लड़के ने उसको छेड़ा, तो उसने उसको बोला, जब वो छोटी सी थी, don't mess with me, you don't know my grandmother. If she comes now, then you're going to be really in trouble. कितनी अच्छी और खूबसूरत बात है कि जितने भी रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हुई, आगे बढ़ी, बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। आप जैसे बोला, अब वो रिस्पेक्ट करते कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक कोना उनके लिए है जो प्यार भेजता रहता। सो स्वीट। जैसे कि आपने कहा कि आपको थैंक यू का मैसेज मिला, यस। मतलब उनको पता है कि आप उनको पसंद करती थी, आपके साथ था, उसके बावजूद वो आपको थैंक यू का मैसेज, जेलसी फैक्टर ना हो कि थैंक यू नहीं, मैसेज। मैंने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, और कोई जेलसी ना मैंने सोचा कि अच्छा मैं फोन कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं करती हूँ। जब मूव ऑन हो गए तो उसको गुड विशेस देके, उनको गुड विशेस देके, एंड देन आई फील हैप्पी टू सी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी सानू जी विद हिज 2 daughters, एंड आई फील दैट इवन बेटों के साथ उनका अच्छा रहे तो और भी अच्छा है। वेरी हैप्पी। माय फर्स्ट हस्बैंड ऑल्सो, उनका एक बेटा है, वो मेरे बेटा जैसा है, उनका बेटा, मैं भी उसको बेटा ही बोलती हूँ। तो ही इज ऑल्सो, आई एम वेरी हैप्पी इफ ही इज हैप्पी। पता नहीं ये सवाल आपसे पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन आप काफी बिंदास है, तो मैं भी बिंदास तरीके में सवाल पूछ लेती हूँ। किसी के पास आपको कभी लगा मुझे वापस जाना चाहिए, कि वो मेरी लाइफ की बड़ी गलती थी, मुझे सच में वापस जाना चाहिए या टैकल कर देनी चाहिए थी? एक हर रिश्ते के टूटने पर मुझे दुख और दर्द बहुत होता है।
कभी-कभी मैंने ये सोचा है वापस इसलिए जाना चाहिए क्योंकि मुझे उस आदमी के सामने वाले के का दर्द नहीं देखा जाता। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो इस वक़्त दर्द में जूझ रहा है, मैं तो जूझ ही रही हूँ। वो क्या-क्या कर रहा है उस दर्द को मिटाने के लिए और मुझे खबर मिलती है या और आजकल तो सोशल मीडिया पे तो सब दिख जाता है। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि ऐसा हुआ है, रिसेंटली भी हुआ है कि मुझे लगा नहीं यार, मैं ही फ़ोन करके बोल देती हूँ एंड फिर मैं सोचती हूँ नहीं कृतिका, अगेन यू आर थिंकिंग एंड बीइंग अ पीपल प्लीज़र। आप लोगों को प्लीज़ करने के लिए एक्सेप्ट मतलब आपको प्यार मिले आप इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अपने आप से पूछो कि क्या तुम वापस सचमुच जाना चाहती हो या उसकी वजह से जा रही हो? एंड देन आई स्टॉप माय सेल्फ। आपका और मुझे आपके बेटे का जो रिश्ता है वो भी लगता है कि बहुत ही खूबसूरत है। लवली। मतलब आपने उसको जिस तरीके से बहुत बिंदास होके आप दोनों दोस्त की तरह बात करते होंगे। दोनों बेटों के साथ, बड़ा वाला थोड़ा-सा शर्मा जाता है, लेकिन दो और मेरे दोनों बेटे ज़िम्मेदार हैं, रिस्पेक्टफुल हैं, औरतों के ऊपर कभी ऊँची आवाज़ से बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं अपनी बहू को उकसाती रहती हूँ कि तुम कुछ तो बोलो मतलब ज़ोर से बोलो ये मम्मा डोंट वरी आई चूज़ माय बैटल्स सो इट्स वेरी नाइस दे आर वेरी लवली बॉयज़ आई हैव अ वंडरफुल डॉटर इन लॉ आल्सो आई एम ब्लेस्ड भगवान एक तरफ से हाथ खींचता है ना चलो पति नहीं दिया या कोई कंपेनियन नहीं लेकिन बाकी जगह से वो कॉम्पनसेट कर देता है आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रही हैं जी पूरा टाइम, लेकिन क्या रिश्तों में कॉम्प्रोमाइज एक इंडिपेंडेंट वुमेन को भी उतना ही करना पड़ता है? So मैं physically independent रही हूँ in terms of my career, my finance and all, but emotionally I've not been independent. Emotionally I've always depended on somebody. Either it's my children or my the man who's in my life, or so it's always so. I'm now trying to be emotionally independent also because I have a lot of dependency. मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, ये सारे मेरे खंबे थे जिनके ऊपर मेरी इमारत खड़ी थी. लेकिन अब धीरे-धीरे मैं उन खंभों कुछ खंबे तो अपने आप टूट गए, कुछ खंभों को मैं तोड़ रही हूँ एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट इमारत स्टैंड्स देयर विद देम। मतलब अब आंसू बहे तो कंधे नहीं ढूंढने पड़ेंगे। नहीं, वो तो मैंने कभी नहीं कहा। नहीं। कोनिका जी, आपकी बातों से लगता है कि आपके बेटे के साथ आपका जो रिलेशनशिप है और जो बॉन्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है। आपने बताया था कि जो इयररिंग्स आपने पहने हैं वो उसने गिफ्ट किए। इतने जी हैं। बिल्कुल, माय यंगर सन, एल्डर सन आल्सो, बट एल्डर सन नॉट सो एक्सप्रेसिव, बट यंगर सन इज सच अ मैं इसको बोलती हूँ कि तू वो है जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अर्धनारीश्वर। हम्म, संपूर्ण एक कंप्लीट मैन के अंदर एक यिन और यांग होना चाहिए जिसमें एक नारी भी हो और मर्द भी हो ताकि वो दिस इज विष्णु को बोलते हैं अर्धनारीश्वर सो दैट ही अंडरस्टैंड्स द वुमन ऑल्सो इसीलिए ऐसा हमारे माइथोलॉजी में कहते हैं मेरा छोटा बेटा एकदम वैसा ही है वो सेंस करता है लोगों के एक्सप्रेशन नहीं सॉरी यू नॉट कंफर्टेबल ओके कैन आई डू समथिंग ही टेल्स मी सम मम्मा calm down, that person is not the same. ऐसा है वो. ओह, Superb. And he's going to make a beautiful husband. आपका ड्रेसिंग सेंस काफी इम्प्रेसिव है। मतलब मैं हमेशा देखती हूँ कि आपकी जो साड़ियाँ हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं। आज की भी आपकी साड़ी जो है बहुत खूबसूरत है। इस साड़ी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ. मेरी एक गुरु बहन है जिसको मैं हमारे जो गुरु दादाश्री है मैत्री बोध परिवार के वो मुझे मिली कुछ महीने पहले ऐसा लगता है हम दोनों एक सोल दो सोल्स कनेक्टेड थे शी इज अ ब्यूटीफुल सोल सो नीलम her name is नीलम अलूर शी इज अ कर्नल्स वाइफ हैंड पेंटेड है ये साड़ी वाह। हैंड पेंटेड और उन्होंने मुझे इस जन्मदिन पर गिफ्ट दिया था मैं पहन नहीं सकी आज पहली बार आपके शो में पहन रही देन शी डज शी इज लाइक अभी मैंने उनको इनकरेज किया कि आप इसको बेचना शुरू करो सिर्फ लोगों के लिए पेंट करके गिफ्ट मत दो इज इट प्रिटी या सो प्रिटी एंड ये इयरिंग जो है ना एकदम बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट ऑफ यूरोपियन प्रिंट ना नॉट एन इंडियन प्रिंट हाँ दिस गोज विद इट या हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और सच में आपकी जो जर्नी है वो काफी इंस्पायरिंग है। तो जाते जाते अगर आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहे। बस मुझे प्यार देते रहिए सपोर्ट कीजिए आप लोगों की वजह से मैं अपनी लाइफ में काफ़ी सारे इमोशनल इश्यूज को भी हैंडल कर पाती हूँ बिकॉज आपका प्यार देखती हूँ आपके मैसेजेस देखती हूँ आप लोग मुझे इंस्टा पे फेसबुक पे जो फॉलो करते हैं या जो प्यार भेजते हैं थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट को पसंद करते हैं थैंक यू सो मच कीप गिविंग मी करेज एंड हिम्मत टू कैरी ऑन हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मोस्ट वेलकम आप जब भी मुझे मिलेंगे इस तरह ही पाएंगे कुछ
थैंक यू। थैंक यू। मेरी सहेली के ऐसे ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।